यस, हो गया ना सर? हाँ, आगे। गुड इवनिंग साहिल। गुड इवनिंग सर। ओके सर, गुड इवनिंग सर। ओके, तो चलो सर स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ की क्लास। सबको गुड इवनिंग सर फिर से। अच्छा देखो, कंपनी लॉ बेसिक, ठीक है, कंपनी लॉ बेसिक। तो बेसिक्स में मैंने आप लोगों को लास्ट वीक भी कुछ केस स्टडीज कराया था। बेसिक्स है पर थोड़ा सा बेसिक के अंदर एडवांस में आए हैं, मतलब बेसिक्स के अंदर ही थोड़ा सा एडवांस बोल सकते हो आप। जैसे ये स्टडी का मतलब लास्ट वीक का अगर मैं बात करूं, येस्टर वीक का, तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि मैंने आप लोगों को डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट याद आ रहा है सबको? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये सब पढ़ाए थे, है ना? कि कंपनी अपना एमओए और एओए के बियॉन्ड जाके काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। कंपनी का अपना अंदर का मामला कंपनी का अंदर का मामला है, इसमें बाहर वाले क्या कर सकते हैं, इस तरह का। जैसे तुर्कवान रूल लास्ट वीक हुआ था सर, है ना? तुर्कवान रूल सब वेरी फेमस केस, मतलब केस लॉ बोल सकते हो आप, ऑब्वियसली केस लॉ है। तो तुर्कवान रूल, फिर आपका एशबरी रेलवे कैरेज का जो एमओए के अंदर था, और ये जो लास्ट वीक हुआ था वो एओए के अंदर था। तो बेसिकली जो लोग थोड़ा सा मिस, अगर बाई चांस किसी का क्लास मिस है, उनको लग रहा होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर आ जाएगा समझ में। अगर आप थोड़ा सा, अगर बाई चांस मिस हो चुका है क्लास, तो आप एक बार अगर प्रीवियस 3-4 लेक्चर्स है कंपनी लॉ में, ज़्यादा नहीं है, बेसिक्स में, मतलब जो लेटेस्ट में स्टार्ट हुआ है, तो उसमें अगर आप स्टार्टिंग से सुनोगे ना, हर चीज़ आपको याद आ जाएगा कि क्या हुआ है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग यही बात कर रहे हैं कि एक कंपनी का क्या है, कंपनी कैसे बनाया जाता है। बेसिकली मैं अभी उसी पॉइंट पे मेनली बात कर रहा हूँ सर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयर टू, ठीक है, कि एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है और उसके रिलेटेड मैटर क्या है, ठीक है। ये चीज़ फाउंडेशन लेवल एज वेल एज इंटरमीडिएट लेवल, फाइनल एज वेल एज जब आप लोग कंप्लीट प्रोफेशनल्स बन जाओगे ना, सीएस बन जाओगे, सीएमए बन जाओगे, तब भी आप लोगों के लिए बहुत ही वाइटल मैटर होने वाला है। तो इसीलिए मतलब बिल्कुल भी इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बेसिक चीज़ें हमेशा बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छा, तो मैं थोड़ा समय लेके ही बता रहा हूँ, धीरे धीरे स्पीड अप बढ़ा दूंगा सर। लेकिन बात स्पीड का नहीं है, बात अंडरस्टैंडिंग का है। लॉ है सर, लॉ को लेके हड़बड़ नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे किसी भी सब्जेक्ट में हड़बड़ी अच्छी चीज नहीं है। चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो जो भी पेपर हो। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को चिंता है सिलेबस कब खत्म होगा नहीं होगा, सब हो जाता है सर। वो सब चिंता आप लोग थोड़ा सा कम ही करो तो अच्छा है, कि सर एक ही चैप्टर में ज्यादा समय लेते हो आप, ठीक है। डोंट वरी, जैसे 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 मौका मिलेगा आप समझ ही नहीं पाओगे कब चैप्टर खत्म हो गया। तो पढ़ाई में ध्यान दो। तो जैसे कि ये जो बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है, या इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है, इसमें मेनली जो चीज मैं अभी आप लोगों को सिखा रहा हूँ, पहले तो मैं एक डेफिनेशंस का पूरा डिस्कशन आप लोगों से किया था कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड, और उसके बाद ये वाला टॉपिक में आया कि एक कंपनी बनाने के पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, और क्या रूल्स रेगुलेशंस देखा जाता है, ठीक है। और इसी चीज में मुझे जितना याद आ रहा है, मैं आपको एमओए और एओए रिलेटेड मैटर पे बात कर रहा था। ये पूरा फ्लो चार्ट में आपको बहुत सारा चीज पता लग जाएगा। जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस है, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी ओपन करते हो तो क्या होगा, ओपीसी ओपन करोगे तो क्या होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सर, कौन से सेक्शंस में कहाँ क्या बोला है, ये सब भी हम लोग पढ़ाई के टाइम पे पढ़े हैं। तो एज ए स्टूडेंट, प्रोफेशनल स्टूडेंट, ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी बात है सर, कि क्या आप लोगों को सेक्शन याद रखना पड़ेगा? द आंसर इज यस, ठीक है। अब कोई बोलेगा जैसे सर मैं बार बार ये बात क्यों करता हूँ कि देखो सर, आप लोग एक तरफ आप प्रोफेशनल्स भी हो, आप लोगों में से मैक्सिमम ऐसे भी हैं जो रिसेंटली कॉलेज पास आउट किए हैं, या फिर कोई ऐसे भी हैं जो अभी कॉलेज में एडमिशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कॉलेज करते करते सीए का या सीएमए का पढ़ाई कर रहे हैं। तो कॉलेज लेवल पढ़ाई का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें ना इतना ज्यादा याद रखने का भी जरूरत नहीं पड़ता है नॉर्मली पास करने के लिए। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज लेवल में भी बहुत सारी डिटेल्स में पढ़ाई करते हैं, बट नॉर्मली जो हमारा जो करंट सिस्टम है उसमें, अरे चलो यार इतना क्या पढ़ेंगे बीकॉम के लिए,
ये सब आएगा, लिख के आ जाओ, पेपर भर के आ जाओ, नंबर मिल जाएगा। बट सर प्रोफेशनल्स में ऐसे नहीं होते। यहाँ पर आपको टू दी पॉइंट आंसर देना पड़ता है और रेफरेंस देना पड़ता है कि भाई कहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जब आपको मिनिमम नंबर मेंबर के बारे में पूछेंगे, ओपीसी के बारे में पूछेंगे, तो आपको मेंशन करना होगा कि कौन से सेक्शंस में बोला है। जैसे आजकल मैं ये टॉपिक में चर्चा कर रहा हूँ, मेमोरेंडम्स एंड आर्टिकल्स, ठीक है, जिसमें एमओए ये सेक्शन 4 का मैटर है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 5 का मैटर है। ठीक है, तो यही सब चीजों में जैसे एक्ट इज सुपीरियर देन एमओए और एओए, माने कंपनीज एक्ट बड़ा कि एमओए एओए बड़ा, बात को समझे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, एमओए को शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, माने शॉर्टकट माने इसका जो मेन नेचर है उसके हिसाब से एमओए माने कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है ना सर। एक कंपनी का जो चलने वाला कॉन्सेप्ट होता है, कंपनी का संविधान बोल सकता है उसको, ये कंपनी का संविधान है। इसका मैं आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में भी दिखाया था, जैसे कि ये टाटा पावर का डॉक्यूमेंट था, ये अपडेटेड डॉक्यूमेंट 2020 का डॉक्यूमेंट है। डजेंट मैटर सर, नॉर्मली एमओए बनने जब कंपनी फॉर्म होता है तब का होता है। जैसे ये टाटा पावर बना था सर 1900 समथिंग में, 1913 के आसपास के समय में बना था। तो ये तब से ये चल रहा है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें जो भी अपडेट हुआ है वो भी टाटा पावर ने इसमें अपडेट किया है। या फिर मैंने आप लोगों को पेटीएम का भी दिखाया था कि पेटीएम जब इनकॉर्पोरेट हो रहा था तो पेटीएम ने किस तरह से अपना पूरा सारा डिटेल्स बना के रखा था। और एमओए एंड एओए बना के, एमओए एंड एओए बार बार बोल रहा हूँ सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी फॉर्म होने के टाइम पे कंपनी को डेवलप करना पड़ता है, ठीक है, ड्राफ्टिंग करना पड़ता है। कंपनी सेक्रेटरीज इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं सर, जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं वो बड़ा रोल प्ले करते हैं ड्राफ्टिंग वगैरह करने में, और फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व करने में सीएसईएमए का बड़ा रोल प्ले होते हैं। रियल लाइफ का बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो एमओए एओए होता है ना सर, ये जैसे एमओए, ठीक है, ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। कंपनी को इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डेवलप किया गया है कि कंपनी क्या है, क्या करता है, सब बोल दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा खासा आइडिया तो आ चुका होगा, और आप लोग चाहो तो ऑनलाइन से ये सब डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकते हो, जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। नाउ द बिग पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर एक सवाल किया सर, मतलब बेसिकली एक पॉइंट डिस्कस किया गया, एक्ट इज सुपीरियर देन एमओए और एओए। ठीक है, जो एक्ट होता है वो एमओए एओए से बड़ा होता है ऑब्वियसली। अगर कभी भी किसी पॉइंट में कंपनी का एमओए और एओए, एमओए एओए कंपनी का होता है और एक्ट देश का होता है, मतलब वो सारे कंपनी में लागू होता है, तो विच इज मोर सुपीरियर, तो ऑब्वियस बात है एक्ट सुपीरियर है ना, एक्ट इज सुपीरियर। बात समझ रहे हो? जैसे आजकल आप लोग एक कंट्रोवर्शियल बात करता हूँ, ठीक है, डोंट वरी सर, कंट्रोवर्सी हम लोगों के अंदर ही रहेगा। ठीक है, मैं ज्यादा इसको ऐसा नहीं करूंगा कि किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोलूँ। एक छोटा सा बात याद करने के लिए बोलता हूँ, आजकल यूट्यूब में बहुत देखता हूँ ये सब चीजें, तो मेरे को मन किया कि मैं भी आपसे शेयर करता हूँ इस चीज को याद करने के लिए भी, और एक रेफरेंस भी दे रहा हूँ। जैसे आजकल बहुत सारे डिबेट होता है, आप लोग सुनते हो ना डिबेट को, जैसे एक फेमस लॉयर है, साथ में एक कमेंटेटर है, प्रेजेंटर है, आप लोग जानते हो कि नहीं डोंट नो, साई दीपक बोल के एक बड़ा फेमस लॉयर है सर, आप लोग जानते हो, किसी को आइडिया है साई दीपक के बारे में? ठीक है, तो मैं कभी कभी इनको भी सुनता हूँ, इट्स वेरी फेमस लॉयर, साउथ से बिलोंग करते हैं, साउथ इंडिया से। तो तो जो भी हो, बात सुनो। या फिर आप सुधांशु त्रिवेदी जी को भी अगर सुनोगे, वो पार्लियामेंटेरियन है, मैंने एमपी है और काफी नॉलेजेबल पर्सन है। तो एक डिबेट आजकल बहुत चलता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस रिलीजियन। ध्यान से सुनना बात सर, ये जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक होते हैं ना, रिलीजियस टेक्स्ट बुक, जैसे जिसको हम लोग सभी कोई अपना अपना धर्म के हिसाब से फॉलो करते हैं, जैसे जो हिंदू हैं वो गीता फॉलो करते हैं, वेद फॉलो करते हैं, हमारा कोई ऐसे पर्टिकुलर, हिंदू में ऐसे कोई पर्टिकुलर किताब नहीं होती कि इसी को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे किताब है, बिकॉज बहुत पुराना है ये कल्चर। जैसे इस्लाम में होता है कुरान फॉलो करना पड़ता है सर, होली कुरान ऑब्वियसली। तो गीता हो कुरान हो, तो ना ज्यादातर केस में ये गीता कुरान को लेकर डिबेट होते हैं, बाइबल उतना नहीं आता है, बिकॉज हमारे देश में क्रिश्चियन का संख्या कॉम्पिटेटिवली काफी लो है। लेकिन हिंदू मेजोरिटी है और मुस्लिम सेकंड मेजोरिटी है, मैंने माइनर बोला जाता है लेकिन दे आर ऑल्सो कम सेकंड। तो सवाल ये उठता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशंस और गीता और कुरान में से किसी एक को चूज करना पड़ता है, तो कोई कट्टर लोग होते हैं कि कुरान बड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में। आप लोग बात मेरा समझ रहे हो, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ? ठीक है, कि यहाँ पर इस पॉइंट से ही मैं इस पॉइंट को जोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि एक्ट बड़ा कि कंपनी का रूल बड़ा। ठीक है, वैसा ही एक डिबेट चलता है कि भाई गीता कुरान बड़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है।
जैसे कि कई बार ये डिबेट क्यों छिड़ जाता है, क्योंकि कुछ कट्टरपंथी हिंदू रिलीजियस के कुछ लोग या कट्टरपंथी इस्लामिक रिलीजियस के कुछ लोग, इनका मानना होता है कि जैसे हमारे कुछ पंडितें हैं इस्लाम में, जो लोग बेसिकली मौलवी होते हैं सर, तो उनका मानना होता है, मोमिन भी बोलते हैं, तो उनका मानना होता है नहीं, कुरान में ये लिखा है तो मुसलमान पहले ये फॉलो करेगा, गीता में लिखा है तो हिंदू पहले ये फॉलो करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है, देश गीता कुरान से चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा? ये डिबेट है सर। मैं डिबेट नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कौन बड़ा है। तो ऑब्वियस बात है सर, एक सेकुलर कंट्री के हिसाब से, और देखो देश, ये सब सिस्टम अपना अपना है, ठीक है, सबका अपना अपना बिलीफ है, देश कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलेगा, नो डाउट सर। तो सवाल ये उठता है कि सर लॉ बड़ा कि अपना अपना नियम बड़ा, ठीक है? तो कुछ लोग बोलते हैं अपना, मेरा अपना अपना नियम बड़ा, कुछ बोलते हैं नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा। ओरिजिनलिटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा, आज के डेट में कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मतलब जब देश के ऊपर किसी मैटर का डिसीजन लेने का बात हो, तो गीता कुरान बाइबल को हम लोग ऑब्वियसली फॉलो करेंगे अपनी अपनी जिंदगी में, बट जब मैटर देश से हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाएगा। सर आप लोगों को मेरा बात समझ में आया? ठीक है, मैं एक कॉन्टेक्चुअल पॉलिटिकल मैटर में आप लोगों के साथ, थोड़ा मैच्योर मैटर है ऑब्वियसली, मैं किसी को दुख देना, ठेस पहुंचाना, ऐसा कोई मेरा इरादा है भी नहीं। मैं जस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि ऐसा सिचुएशंस होता है सर। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट सेक्शन 6 में कंपनीज लॉ में बोल रहा है, दूसरे सोशल मैटर में भी ये सब चीजें देखने को मिलता है। ठीक है सर, चलो कोई बात नहीं। आप लोगों को बात समझ में आया कि नहीं, मुझे इतना बताओ सर। हेलो, क्या बात समझ में आया सर? टेल मी। अरे बोलो ना सर, चुप ना रहो, बोलो। समझ में आया कि नहीं? क्या आप लोग कनेक्टेड हो? आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. यस सर, यस सर। ओके सर, ओके सर, ठीक है। मैं जस्ट एक कनेक्टिविटी, मैंने भी ये देख के मेरे को याद आ गया कि अरे आजकल तो ये पॉलिटिकल मतलब टीवी चैनल्स में डिबेट भरा हुआ है, और यही चीज बेसिकली कौन बड़ा है। ठीक है, जो भी हो, चलो ठीक है, ये सब आप लोगों को भी याद रखने के लिए मैं थोड़ा रेफरेंस दे दिया। अच्छा, और भी चीजें आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे, जैसे सेक्शन 13 का एक एरिया, मेमोरेंडम चेंज हो सकता है क्या? आंसर इज यस, चेंज हो सकता है। और आजकल तो मेमोरेंडम चेंज करना कॉम्पिटेटिवली इजी हो चुका है। पुराने जमाने में जब कंपनीज, आज से 150-200 साल पहले, उस जमाने में चेंजेस थोड़ा मुश्किल होता था, इसीलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था सर, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, है ना, जहां पर ये बताया जा रहा था कि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव के बाहर जाके काम नहीं कर सकता। याद है ना सर, वो एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रीचे का केस, वहां पर रीचे जो है उसके अगेंस्ट में, मतलब बेसिकली रेलवे कैरेज के अगेंस्ट में केस हुआ था। तो उसमें बोला गया कि कंपनी जो है वो फाइनेंस का काम नहीं कर सकता, बिकॉज फाइनेंस करना उसका मेन काम नहीं है, मतलब वो उसका ऑब्जेक्टिव में नहीं आता। वो बेसिकली जनरल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। तो उसी के ऊपर बेस करके वो केस बना था। तो बाद में ये बोला गया कि नहीं, ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो कंपनी ये चीज नहीं कर सकता है, ये कंपनी के पावर के बियॉन्ड में है। तो पॉइंट क्या है कि, लेकिन सर आज की डेट में ये बड़ा आसान हो गया है कि मेमोरेंडम चेंज किया जा सकता है, मेमोरेंडम चेंज किया जा सकता है सेक्शन 13 के तहत। और आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल भी दे देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये आपका पेटीएम का मेमोरेंडम है, ठीक है, मेमोरेंडम एसोसिएशन। अगर आप पेटीएम का ये देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि पेटीएम का ना बहुत बार ऑब्जेक्टिव वगैरह चेंज हुआ है, ठीक है। पेटीएम, बिकॉज ये टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है, एक जमाने में पेटीएम का काम अलग होता था, आज के डेट में ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो कि पेटीएम ना बार बार अपना ऑब्जेक्टिव में एडिशन किया है, डिलीशन किया है। तो जब जब ये ऐसा करता है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराते हैं कंपनी अपने मीटिंग में, और रेजोल्यूशन पास करा के उसको इजीली आज के डेट में एप्लीकेबल किया जा सकता है। तो समय बदल गया है, ऑब्वियस बात है, समय बदल गया है, कंपनी चलाने का सिस्टम भी काफी कंपेटिटिवली इजी हुआ है, ठीक है। पुराने जमाने के जैसा नहीं है रहा हर चीज। तो समय के साथ साथ ऐसे हर चीज को बदलना पड़ता है, समय के साथ साथ एडजस्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि क्या मेमोरेंडम चेंज किया जा सकता है? तो लॉ कहता है यस। लेकिन सवाल ये उठता है सर कैसे चेंज होगा? तो आज डिस्कस करेंगे कि मेमोरेंडम चेंजेस कैसे हो सकता है, आर्टिकल चेंजेस कैसे हो सकता है, सेक्शन 14, ठीक है। अपडेशंस ऑफ चेंजेस टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ एमओए। जो भी अपडेशंस होगा ना, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हर कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी आपको मैं पेटीएम का दिखा रहा था, हर कॉपी में सेक्शन 15 के तहत होता है।
गिव कॉपी टू ए मेंबर, और जो भी एमओए का कॉपी होता है ना, हर मेंबर को वो कॉपी देना चाहिए। सेक्शन 17 ये बात करता है, सेक्शन 17 ये बात करता है। मैं आप लोगों को और एक चीज बताता हूँ, ये जो भी मैं आप लोगों को रेफरेंस के तौर पे बताता हूँ ना सर, ये मेरा और कोई इरादा नहीं है, ये बेसिकली आप लोगों को लॉ के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने का एक ट्रिक्स है, ठीक है। मैंने बेसिकली देखो लॉ ना एक क्या बताऊं मैं, आम तौर पे लॉ जो होते हैं, आम तौर पे लॉ नॉर्मली अगर समझ में ना आए किसी को, ठीक है, अगर लॉ समझ में ना आए तो लॉ एक जैसे जैसे होता है ना, कुछ सब्जेक्ट ऐसे लगता है कि भाई इसमें क्या है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, कोई रस नहीं है, रस नहीं है मैंने, प्लीज डोंट टेक इट इन अदर वेज, रस नहीं है मैंने, मतलब इसको पढ़ के ना मजा नहीं आता है, ऐसा लोगों को फील होता है, ठीक है। एक समय था जब मैं भी लॉ को ऐसा सोचता था कि लॉ का पेपर दिमाग में जाता ही नहीं है, ठीक है, ये लॉ क्या लिखता है, ये सेक्शन सबसेक्शन, इसमें ये नहीं करना चाहिए, उसमें वो करना चाहिए, ऐसा थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगता है। लेकिन अगर आप लॉ को दिल से समझना चाहते हो तो आपको ना सीरियसली रिलीजियस टेक्स्ट बुक पढ़ने का आदत होना चाहिए। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपका जो भी फेथ है, जो भी बिलीफ है, आप चाहो तो स्टार्ट करो सर, ठीक है। जो जो इस्लाम फॉलो करते हैं कुरान पढ़ो, जो हिंदुइज्म है वो उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ो, गीता पढ़ो, महाभारत रामायण पढ़ो, हनुमान का रामचरितमानस पढ़ो, ठीक है। कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट हम लोगों का ऐसा कोई नहीं कि एक ही किताब है, बहुत सारी चीजें, हर चीज में सीखने को मिलता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है सर, वहां पर ना जैसे बाइबल में भी वर्स नंबर होता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जो सेक्शन सबसेक्शन का क्या केस है, अगर आप रिलीजियस टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना, वहां पर भी ना जैसे हमारे हिंदी में जैसे होते हैं कि चौपाई चौपाई नंबर, पेज नंबर, वर्स नंबर, ठीक है, ऐसे वर्स नंबर बोल के दिया था कि इस वर्स में बोला है, कौन से वर्स में बोला है, कौन से पेज नंबर में बोला है। जैसे बाइबल में भी ऐसे बोला गया कि मतलब हर चीज को ना एक टेक्स्ट करके बोला गया कि इस वर्स में, इस पेज नंबर में, इस चैप्टर में, ठीक है, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, या फिर हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट हो, या फिर सिखिज्म में हो, या फिर जैनिज्म में हो। मैं ऐसे कोई पर्टिकुलर रिलीजन को इसलिए नहीं मेंशन कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप अगर रिलीजियस टेक्स्ट बुक का पढ़ने का आदत रखते हो ना, तो आपको लॉ बड़ा आसान लगेगा। ये जस्ट एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, जिसका जो भी बिलीफ है आप पढ़ो, पढ़ने से ना आपको लॉ बहुत आसान लगेगा, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बोला, ठीक है, कि मैं जब से रिलीजियस टेक्स्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, तब से मैंने लॉ को बहुत इजीली कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। चाहे वो बिजनेस लॉ हो, कंपनी लॉ हो, या फिर इकोनॉमिक लॉ हो। मेनली मेरा जो एरिया है आप लोग जानते हो, मैं मेन जो सिविल लॉ में तो मेरा काम नहीं है, तो बड़ा कनेक्टेड हो जाता है और समझाने में भी इजी हो जाता है। और मेरा काम क्या है कि आप लोग समझो लॉ को, मेरा बस यही है, मैं मेरा समझाने से अच्छा है कि आप अगर खुद से भी ज्यादा समझ जाते हो तो इससे बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। लॉ में इंटरेस्ट है क्योंकि लॉ बहुत वास्ट होता है सर, हर चीज को सेक्शन इतना डिटेल्स में कोई भी आपको नहीं पढ़ा सकता, लेकिन आप अगर खुद इंटरेस्टेड हो जाओ ना, तो आपको लॉ से कोई नहीं हरा सकता। और लॉ का जो ज्ञान रखता है अपने अपने फील्ड में, वो हमेशा कदर मिलता है उसको, उसको हमेशा कदर मिलता है। कि भाई तुम बताओ कि ये प्रॉब्लम हुआ है, जब तुम लोग ऑफिस में काम करोगे आप देखना कि ऐसे सिचुएशंस आएगा कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, तो कंपनी को चिंता हो जाता है कि भाई अब तो ये केस बन जाएगा, अब केस बनेगा तो कौन से सेक्शंस में क्या उपाय है। अगर आपको ये बात पता है ना, वही चीज आपको वैल्यूएशन कर देता है, सभी लोग आपका ही तारीफ करेगा, भाई बंदे को पता है, भाई नियम पता है। तो वही इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लॉ को ना प्यार करो, और लॉ को प्यार करने का ट्रिक्स मैंने आपको बताया, जो भी हो सर। चलो पता नहीं सर आप लोग मेरा ये सब बात कितना कनेक्ट कर पाते हो, बट मैं तो थोड़ा बेबाकी से बोल देता हूँ। अच्छा, किसी किसी को लगता होगा सर पढ़ाओ ना, क्या होगा ये सब बता के। चलो ठीक है सर, लेकिन ये भी मेरा एक दायित्व होता है कि पढ़ाई के साथ जिंदगी भर लगे रहना है, ये थोड़ी कि एक दिन पढ़ना है और बस किताब बंद कर देना है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड मैटर में भी ऑलरेडी डिस्कस मैंने किया, सर्विस के बारे में सेक्शन 20, ऑथेंटिकेशन 21, एग्जीक्यूशन 22, और अदर कुछ प्रोविजंस भी हैं जैसे कि रजिस्टर्ड ऑफिस, बिजनेस कमेंट्स, नेम रेक्टिफाई, कंपनी अगर अपना नाम बदलना चाहता है या नाम को रेक्टिफाई करना चाहता है, या फिर उसके लिए सेक्शन 16 है सर, ठीक है, सेक्शन 16, ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। कन्वर्ट कंपनी मैंने, आप अगर अपना प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, या वाइस वर्सा, या फिर आपका कोई 1% कंपनी है, आप उसको एक प्राइवेट का फुल फुल प्राइवेट कंपनी में बदलना चाहते हो, ठीक है, इस तरह का अगर कोई कंपनी को कन्वर्ट करना चाहता है, ठीक है, नाम रेक्टिफाई करना चाहता है, सेक्शन याद रखिए सर। मैं गप्पे मारते मारते आप लोगों को सेक्शंस भी रटा रहा हूँ,
देखो सर, 50 बार सेक्शन 16 सेक्शन 16 सेक्शन 16 करने से ये अच्छा है ना कि आप कॉन्टेक्स्ट को समझ जाओ, तो सेक्शन खुद ही याद करोगे कि सर क्यों बार बार बोल रहा है। मतलब देखो, दो तरीका होता है पढ़ाई करने का। या तो मैं एक ही चीज को 50 बार बोलते रहूं और आप उसको 50 बार रटते रहो, ये एक तरीका है, ठीक है। और एक तरीका है कि आप इस चीज को समझो, अंडरस्टैंडिंग करो और इंटरेस्ट क्रिएट करके याद रखने का तरीका समझो। मैं तो सेकंड मेथड ज्यादा पसंद करता हूं कि अगर हमें पता चल जाता है कि भाई ये चीज क्यों पढ़ना है, तो फिर हमें इसको याद रखने का इच्छा होगा, क्योंकि ये एक साइंस है। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर इतना समझ के कोई फायदा नहीं है, आप बस एक ही बात को 50 बार बोलते रहो, रटाते रहो, हम वीडियो सुन सुन के याद कर लेंगे, वो भी तरीका है। बट वो तरीका सर मेरे को समझ में नहीं आता। कन्वर्ट कंपनी सेक्शन 18। अच्छा, सब्सिडियरी कांट होल्ड शेयर्स होल्डिंग सेक्शन 19 में बोला है, ठीक है। अच्छा, अपडेशंस ऑफ चेंजेस टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ एमओयू, ये बोल दिया था, गिव कॉपी एमओयू टू मेंबर्स, ठीक है, सेक्शन 17। तो ये मेन मेन सेक्शंस है जो एक बार आपको मैं आइडिया दे दिया। अच्छा चलो सर, ठीक है, अब कहाँ चले सर। चलो, ये जो चेंजेस इन एमओयू ये सब थोड़ा बताना है सर। अगर कोई नाम कंपनी का चेंज करना चाहता है तो कैसे करेगा, लॉ क्या बताता है, ठीक है। बस यही सब बात करना है और कुछ नहीं। ये सब हो चुका था। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हाँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो मेन एरिया है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे मानो आर्टिकल क्या है सर, जैसे आपने पेटीएम का भी मैं आर्टिकल लास्ट दिन आपको दिखाया था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 आर्टिकल के बारे में क्या बोलता है कि आर्टिकल मींस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी, जो बेसिकली कंपनी का रूल बुक होता है, ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। समय के साथ साथ आप उसको चेंजेस भी कर सकते हो, और अप्लाइड इन परसेंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ फॉर दिस एक्ट, मैंने पुराने लॉ के साथ भी इसको कनेक्ट करके चला जा सकता है। एक्चुअली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी कंटेन्स इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। एओए क्या है, कंपनी का इंटरनल रूल्स है। जैसे आपको मैंने लास्ट दिन एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था, तुर्कवान रूल का, याद करें सर। तुर्कवान रूल जब आपको मैं पढ़ाया, उसमें आपको पता है तुर्कवान जो था वो एक सॉलिसिटर था, है ना। तुर्कवान जो था एक सॉलिसिटर था जो कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए आया था। तो इसमें रॉयल ब्रिटिश बैंक के साथ केस हुआ था। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक कंपनी को लोन दिया था, ठीक है। कंपनी बोल रहा है कि जो डायरेक्टर है इनको लोन लेने का पावर तो है, बट कितना लोन दिया जाएगा इसका कोई रिजोल्यूशन कंपनी ने पास ही नहीं किया। आप बात को समझे। ये जो इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसको तुर्कवान रूल भी कहा जाता है। आप गूगल करोगे, विकी करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। यही केस में लास्ट दिन भी आप लोगों को पढ़ाया था। थोड़ा सा लेवल अप है, सिर्फ बात को समझे, बहुत फेमस केस है, ठीक है। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांट, ठीक है। ये कंपनी लॉ का केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कंपनी लॉ सेगमेंट में। इसमें यही चीज आप लोगों को मैं लास्ट दिन दिखाया था कि कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट जो एक ऑपोजिशन में काम करते हैं, और इसी चीज को मैं आपको बताया था। अब यहाँ पर क्या केस है कि कंपनी का जो ये रूल है, कंपनी का रूल अंदर का रूल है, जो हर बाहर वाले इसके बारे में नहीं जानेगा, ठीक है, जरूरी नहीं है। तो इसी चीज के ऊपर ये बताया गया था। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया था कि सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली कंपनी कैसे चलेगा उसके बारे में, कंपनी अपने बारे में बताते हैं, ठीक है। तो वही चीज लास्ट दिन हुआ था, और क्या बताऊं मैं इसके बारे में, है ना सर। ये सब मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। तो सर आज क्या क्या नया क्या होगा, चलो नया, ओके। अच्छा, एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम आर्टिकल एटसेट्रा, जैसे गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग नवनील, गुड इवनिंग। देखो, ये पॉइंट आपको मैं बता रहा था सेक्शन 6 के तहत, ठीक है। ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था ना, इसी पॉइंट में अब थोड़ा लीगल बात कर लेता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट्स, अब अभी बता रहा था ना कि रिलीजियस टेक्स्ट बढ़ा के कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ा, ठीक है। और फिर उसके साथ कंपनी में क्या बोला है कि एक्ट बढ़ा, मैंने 2013 कंपनीज एक्ट बढ़ा, ठीक है। 2013 कंपनीज एक्ट बढ़ा है कि एमओए बढ़ा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक्ट इज सुपीरियर, है ना। तो वही बात यहाँ पर कर रहा है सर, save as otherwise expressly provided in this act, the provisions of this act shall have effect with notwithstanding anything to the contrary, except contrary क्या कहता है सर, contained in the memorandum and article of the company or in any agreement executed by it or in any resolution passed by the company in general meeting or by its board of director
whether the same be registered, executed or passed as the case may be before or after the commencement of this act. और साथ में ये बोलते हैं कि एनी प्रोविजंस कंटेंट इन द मेमोरेंडम, माने मेमोरेंडम माने कंपनी का जो रूल बुक है, ठीक है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशंस है, आर्टिकल्स हैं, एग्रीमेंट और रेजोल्यूशंस है कंपनी का, शैल टू द एक्सटेंट टू व्हिच इट इज रिपग्नेंट, माने जो इन कॉन्फ्लिक्ट, अगर कहीं पर भी कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट बिकम और वॉइड एज द केस मे बी। इन सिंपल वर्ड्स, ये जो भी 2 पॉइंट में बोला है, इसको अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो क्या समझना है? द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव ओवरराइड इफेक्ट, ठीक है, एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, बट कीप इन माइंड दैट दिस सेक्शन स्टार्ट विद सेव एज अदरवाइज। इट मींस दैट इफ एनी अदर सेक्शन ऑफ द एक्ट सेज दैट आर्टिकल इज सुपीरियर, देन वी विल ट्रीट इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर एक्ट का किसी पार्ट कहेगा कि आर्टिकल सुपीरियर है, तो फिर उसके हिसाब से भी काम हो सकता है। बस यहाँ पर एक एग्जांपल है, आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में इजी रहेगा। चलो देखते हैं, सुपीरियरिटी के ऊपर बताया जाता है। सेक्शन 47, ठीक है, ऑफ द एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट, डील्स विद द वोटिंग पावर ऑफ मेंबर, ठीक है। ये वोटिंग के ऊपर एडवांस लेवल में और चर्चा होगा, बट करेंटली जस्ट इतना समझो कि जो कंपनी चल रहा है ना, उसका एक मीटिंग वगैरह होता है, ठीक है, और मीटिंग में वोट देना पड़ता है। जैसे हम लोग देश में रहते हैं तो देश में वोट देते हैं ना, तो कंपनी में भी जो मेंबर होते हैं उनको वोट देना पड़ता है कंपनी के डिसीजंस के ऊपर, ठीक है। हर साल एक सिनारियो होते हैं जहां पर किसी मैटर में वोटिंग होता है, जब भी कोई रेजोल्यूशन पास कराना होता है वोटिंग होता है। इसके ऊपर एक स्पेशल चैप्टर आता है जो नॉर्मली इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल में पढ़ाया जाता है, तो उसके ऊपर मैं बात आगे आगे करूंगा जिन लोगों का है, ठीक है। So point is that section 47 of the act deals with voting power of member, and at a notification dated 5th June 2015 says that section 47 is applicable to a private company subject to its article of associations. Now, if AOA of a private company says that section 47 is not applicable to it, then in this case AOA will become superior and section 47 of the act will not be applicable. सर माने समझ में आ रहा है सर? मैं फिर से बता रहा हूँ, सेक्शन 47 जो है सर, वो ये बताता है कि वोटिंग पावर ऑफ मेंबर के बारे में बात करता है। और 5 जून 2015 में एक नोटिफिकेशन आया जहां पर बताया जा रहा है कि सेक्शन 47 इज एप्लीकेबल टू ए प्राइवेट कंपनी सब्जेक्ट टू इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। किसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नाउ अगर किसी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी ये कहता है कि सेक्शन 47 इज नॉट एप्लीकेबल टू इट, सेक्शन 47 प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इन दिस केस ए विल बिकम सुपीरियर। तो फिर कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वही सुपीरियर माना जाएगा। लेकिन एक्ट क्या कह रहा था? सेक्शन 47 तो कंपनीज एक्ट है। अब देखो सर, कौन किसको सुपीरियर लिया गया? ऑब्वियसली यहाँ पर कंपनी का एओए को सुपीरियर लिया गया, क्योंकि ये बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनीज एक्ट भी इस मैटर को कोई इग्नोरेंस नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कि कंपनीज एक्ट बोल रहे नहीं, ऐसा कंपनी नहीं देख सकता। ये जितना रीजनेबल है वो रीजनेबल मैटर पे ये हो सकता है। तो वही बात यहाँ पर ये भी कह रहा था, एनी प्रोविजंस कंटेंट इन द मेमोरेंडम आर्टिकल और रेजोल्यूशन शैल बी एक्सटेंड टू व्हिच इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट become or be void as the case may be. In simple words, the provision of this act shall have overriding effect, but keep in mind that this section starts with save as otherwise. Save as otherwise इसलिए बोला क्योंकि अगर कोई sections of the act ये कहता है कि the article is superior, then उसको accordingly treat किया जा सकता है, अगर conflict बहुत ज्यादा कुछ ना हो तो बेसिकली प्राइवेट कंपनीज के केस में अगर उसका आर्टिकल कहता है कि भाई हमारा आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर उसका आर्टिकल को सुपीरियर माना जाएगा, ना कि कंपनीज एक्ट 47 को सुपीरियर माना जाएगा। तो नॉर्मली अगर बड़ा कंफ्लिक्ट क्रिएट हो तो ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट सुपीरियर है, लेकिन केस टू केस ये मैटर वेरी भी कर सकता है, इसीलिए एग्जाम्पल आपको पढ़ाया गया सर। बात समझ में आया सर? बोलो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मैं मान सकता हूँ कि आज थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में चले जा रहे हैं कि सर ये सुपीरियरिटी का मैटर है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए सर, इतना भी कोई कठिन बात नहीं है। जैसे मानो कि रिलायंस का एजीएम, ठीक है, तो जस्ट मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग अगर कभी भी ये वोटिंग का कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मानो ये हर साल कंपनी का एजीएम ईजीएम होता है, ठीक है। अब ये वोटिंग का क्या रिजल्ट्स है ये तो कंपनी के साइट पे मिलेगा, बट आप लोग जैसे मनी कंट्रोल जैसे फाइनेंशियल जो ऐप वगैरह होता है ना, यहाँ पर भी आपको डिटेल्स मिल जाता है, ठीक है, कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर।
मैं क्यों ये बता रहा हूँ, जो लोग शेयर मार्केट पढ़ते हो या शेयर मार्केट के बारे में आजकल सभी कोई खबर रखते हो, तो मैं जस्ट इतना बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर देखो, ये देखो सर, ये सब लीगल मैटर है, देख रहे हो, बोर्ड में मीटिंग होता है, बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, ये भी लॉ में पढ़ा जाएगा, एजीएम ईजीएम होता है, डिविडेंड के बारे में बात होता है, बोनस के बारे में बात होता है, ठीक है। ये जो एजीएम ईजीएम है ना सर, ये एजीएम ईजीएम में एक्चुअली कंपनी अपना डिसीजन लेते हैं और वहीं पर वोट होता है, ठीक है। इसीलिए जो लोग शेयर मार्केट में भी डील करते हैं, उनको पता होगा कि जब किसी कंपनी का एजीएम या ईजीएम का डेट डिक्लेयर करता है ना सर, ठीक है, जब भी किसी कंपनी की डेट डिक्लेयर करता है तो सभी कोई ना एकदम उतावला होकर बैठा रहता है कि भाई एजीएम ईजीएम में क्या हो रहा है, क्या रिपोर्ट आ रहा है, मतलब कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ है, कौन सा चीज में वोटिंग हुआ है, हर चीज का रिपोर्ट उनको चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर शेयर का भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा शेयर मार्केट का, बट आपको जस्ट आइडिया देने के लिए बोला कि ये सब चीजें बहुत गहरा इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है सर। चलो सर, अब और कितना डिटेल्स बोलेंगे, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 10 जो है सर, ये मेमोरेंडम एंड आर्टिकल का इफेक्ट को बताता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल कितना इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल शैल बीन रजिस्टर्ड बाइंड द कंपनी। जैसे ये जो पेटीएम का मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल है, ठीक है, ये जो मैं आपको पेटीएम का ओपन करके बार बार दिखाता रहता हूँ, शायद आप लोग सुन सुन के कान पक गया होगा आप लोग का, बट आप एक बार देखो ये जो पेटीएम का कहाँ चला गया भाई, ये द कंपनीज एक्ट 1956 था उन दैट टाइम, अभी 2013 है, डजंट मैटर सर। मैं इसी को बोलते हैं ना प्रीवियस एक्ट, ठीक है। कोई पुराना एक्ट अगर चल रहा था उसी में ये एप्लीकेबल हुआ था, बाद में न्यू एक्ट आया, तो ये ऑटोमेटिकली देश का ही तो नियम है, ऑटोमेटिकली एक्ट पर में कनेक्टेड हो जाते हैं। अब पॉइंट क्या है सर, subject to the provisions of this act, the memorandum and article shall, when registered, bind the company and the members thereof to the same extent as if they respectively had been signed by the company and by each member, and contain covenants on it and his part of to observe all the provisions of the memorandum of the article। इसका मतलब क्या है? On the basis of MOA and AOA, company is liable to member। माने कंपनी अपने एओए और एमओए का ताकत देखो सर, ठीक है। ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये बेसिकली और कुछ भी नहीं, एमओए और एओए का पावर को दर्शाता है। एओए एमओए में सभी मेंबर का साइन होते हैं, सभी का एग्री होता है, ठीक है, और वो सभी के पास भेजा भी जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास भी कॉपी होते हैं, आरओसी के पास भी कॉपी होते हैं। तो इसका पावर क्या है वही आपको बताया जा रहा है कि एओए एमओए का पावर को समझो। एमओए एमओए का पावर ये हो गया कि जो भी वो वहां पर बोलता है, जो भी वो लिखता है एमओए में, कंपनी इज लायबल टू मेंबर एंड मेंबर्स आर लायबल टू कंपनी। समझ रहे हो? कंपनी इज लायबल टू मेंबर्स, मेंबर्स आर लायबल टू कंपनी, बट नॉर्मली मेंबर्स आर नॉट लायबल टू ईच अदर। हाँ, ये बात आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज ये लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली मेंबर्स आर नॉट लायबल टू ईच अदर, इसका मतलब ये होता है कि हर कंपनी और कंपनी का मेंबर अलग है ना। नॉर्मली जो लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें क्या होता है, कंपनी अलग, ये सब भी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग लेक्चर्स में बताया ना, कंपनी अलग और कंपनी का मेंबर अलग। सर आप लोग थोड़ा सा मुझे जवाब तो दो, ऐसा थोड़ी है कि मैं ये सब बताया नहीं आप लोगों को पहले के क्लासेस में। बोलो सर, आना कुछ तो बताओ। यस सर। इतना गंभीर क्यों हो जाते हो आप लोग, एकदम सीरियस होके सब सुन रहे हैं? इतना सीरियस नहीं होना है, ठीक है। ये सब बात हुआ था ना कि कंपनी और कंपनी का मेंबर अलग होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो ये जो नॉर्मली मेंबर्स आर नॉट लायबल टू ईच अदर, ये बात क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि अगर किसी कंपनी ने मार्केट से कोई लोन वगैरह लिया है, तो ये कंपनी का लायबिलिटी है कि कंपनी वो लोन रिपे करेगा। से फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी आपको रिलायंस का डिटेल्स दिखा रहा था, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप यहाँ पर रिलायंस के फाइनेंशियल्स में जाओगे तो आपको रिलायंस का फाइनेंशियल डेटा भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको रिलायंस का बैलेंस शीट मिल जाएगा यहाँ से, अब आप देखोगे रिलायंस का बैलेंस शीट में रिलायंस का लोन भी दिखेगा आपको। तो अगर रिलायंस लोन रिपे करने में फेलियर रह जाते हैं, पॉइंट बी नोटेड सर, हाँ, से फॉर एग्जांपल रिलायंस लोन रिपे करने में फेलियर रह जाते हैं, तो क्या मेंबर लायबल होंगे? अरे, तो क्या मेंबर जाके कंपनी का शेयर, कंपनी का जो भी मार्केट लायबिलिटी है रिपे करेगा? क्या लगता है आप लोगों को? प्लीज टेल मी।
अगर रिलायंस, मानो कि आप अगर रिलायंस का शेयर होल्डर हो, अगर आप रिलायंस का शेयर होल्डर हो, तो क्या अगर रिलायंस लोन रिपे करने में फेलियर रहेगा तो क्या आपसे मांगा जाएगा? देखो, शेयर होल्डर माने वो मेंबर ही होता है, तो क्या उससे मांगा जाएगा कि भाई कंपनी का मार्केट में लायबिलिटी है, आप पैसा पेमेंट करो? ऐसा है क्या? नहीं सर, लिमिटेड लाइबिलिटी के केस में ऐसा नहीं होगा। लिमिटेड लायबिलिटी केस में ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपसे आपसे डिमांड जरूर किया जा सकता है, लेकिन उतना ही डिमांड आपसे किया जा सकता है जितने का लायबिलिटी आपने लिया था जब कंपनी आपको शेयर इशू किया था। ये सब आप लोग कंपनीज अकाउंट्स में भी किए हो सर, है ना? या फिर करते होंगे आजकल। कंपनीज अकाउंट्स में भी जब कंपनी आपको शेयर इशू कर रहा था, उस टाइम पे आपने जितने का शेयर कंपनी को देने का वादा किया, सिर्फ उतना ही पेमेंट, अगर उसमें से कोई पेमेंट अगर आपका कंपनी के प्रति बाकी है, कंपनी उतना पैसा आपको आपसे जरूर मांग सकता है। ठीक है, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि ड्यू पेमेंट। जैसे मानो कि आप लोग शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, है ना, कॉल कॉल मनी बोलते हैं ना, तो अगर कोई कॉल मनी ड्यू है तो वो आप पेमेंट करो, क्योंकि वो आपका ड्यू है। लेकिन इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा पेमेंट आपसे कंपनी नहीं मांग सकती। ठीक है, यहाँ पर मुझे बैलेंस शीट वगैरह डिटेल्स अभी मिला नहीं है, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है। ठीक है, मैं अभी आपको थोड़ी ना अकाउंट सिखाने आया, मैं जस्ट आपका लॉ का इफेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या करें, नॉट नॉर्मली मेंबर्स आर नॉट लायबल टू ईच अदर। मैंने ऐसा नहीं कि कोई मेंबर दूसरे मेंबर के प्रति उसका लायबिलिटी, मैंने मानो कि एक कंपनी में मैं भी शेयर होल्डर हूँ, ठीक है, मानो सर भी शेयर होल्डर है, आयन भी शेयर होल्डर है, सोमनाथ भी शेयर होल्डर है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मार्केट में लायबिलिटी है तो फिर एक दूसरे का लायबिलिटी ले लेंगे, आयन का लायबिलिटी मेरा लायबिलिटी, सर का लायबिलिटी आयन का लायबिलिटी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तब होता है जब अनलिमिटेड फैक्ट आ जाता है। अरे मानो कि मार्केट में कंपनी का लायबिलिटी है और कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी अगर कॉन्सेप्ट है ना, तो ऐसे केस में ऐसा हो सकता है, बट दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, अभी आप डिफरेंट सिचुएशंस बाद में दिमाग लगा लेना, फिलहाल आप नॉर्मली समझो। ये सब बात भी मैंने पहले किया था। अच्छा चलो ठीक है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ऑल मनीज पेबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी अंडर द मेमोरेंडम or article shall be a debt due from him to the company. For example, a company can recover calls in arrear from a member as forcefully as it is recovering loan due. यही चीज मैं आपको बता रहा था, यही चीज मैं आपको बता रहा था। ऑल मनीज पेबल बाय एनी मेंबर टू दी कंपनी, अगर किसी मेंबर का कोई पैसा कंपनी के प्रति पेबल हालत में है, पेबल माने ड्यू, ठीक है, अंडर द मेमोरेंडम और आर्टिकल शैल बी ए डेब्ट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी, माने ये माना जाएगा कि ये कंपनी के प्रति उनका डेब्ट है। डेब्ट माने दाय, लोन, ठीक है, ऐसे तो ये लोन नहीं है, बट अगर आपने बाकी रखा तो ये आपका दाय है या डेब्ट है कि आपको कंपनी को देना पड़ेगा। इसके ऊपर आप लोग अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, कंपनी अकाउंट्स में, इवन जो लोग स्कूल लेवल में 11-12 में भी इसका पढ़ाया जाता है, 12 में स्पेशली। ठीक है, और कॉलेज में तो होता ही है, और सीए फाउंडेशन में भी है, सीए में इंटर में भी है, सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में भी है, हर जगह में ये चीज सिखाया जाता है। कंपनी अकाउंट्स का क्या रूल्स रेगुलेशंस है, आप लोग मैम के पास भी करते होंगे, जर्नल एंट्रीज के साथ मैम आप लोगों को सिखाते हैं। किसी किसी को थोड़ा टफ लगता है, बट अगर आप लोग शुरू से अच्छे से पढ़ोगे, कोई भी टफनेस नहीं है इसमें। जो भी हो, दैट्स अकाउंटिंग पार्ट, मैं उसमें फोकस नहीं करूंगा करेंटली। बट यही बात कर रहा है सर, लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि अगर कंपनी का कोई भी पैसा मेंबर की तरफ से जो उनको देना था वो नहीं दिया, तो कंपनी को वो पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको मैं सेकेंड, अभी मैं आपको कुछ देर पहले रिलायंस का मीटिंग के बारे में बता रहा था ना, रुको मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का मीटिंग का डिस्कशन यहाँ पर पुट करते हैं। अच्छा, ये डिविडेंड का बोला है। कई बार ना किसी का अगर कॉल मनी बाकी है ना, वो भी यहाँ पर लिख देता है मीटिंग में मेनली क्या डिस्कशंस होगा। जैसे यहाँ पर ज्यादातर डिविडेंड का बोला है, लेकिन कई बार आप लोग ऐसे भी देखोगे कि कंपनी कोई पर्टिकुलर किसी का अगर कॉल बाकी है तो उसके बारे में भी कंपनी बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मुझे अभी आज दिख नहीं रहा है, ठीक है, कभी दिखेगा तो दिखा दूंगा क्या है उसमें। हमेशा टाइम पे जो चीज चाहिए होता है हर टाइम पे मिलता नहीं है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ओपन प्लेटफॉर्म में ढूंढता रहता हूँ इसीलिए। अच्छा, ऑल मनी इज पेबल, ये समझ में आ गया होगा सर, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, ये दोनों पॉइंट क्लियर है? इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल सेक्शन 10.12 क्लियर है? अरे कुछ तो कहो, चुप ना रहो। बोलो सर, কি বোঝা যাচ্ছে না নাকি? सब इतना चुप चुप क्यों है?
अरे सोमनाथ, क्रिश, अशिमा, आयन, नवनील, तुषार, यस सर। मुझे अच्छे तो यस सर। रौनक, Yes, sir. Yes, sir. ओके सर, ओके, शालिनी, सभी को पूछ रहा हूँ सर, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा है सभी को। ओके सर, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम में आ गए सर। हाँ, इसके ऊपर मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था। देखो सर, ये सब रियल लाइफ सिचुएशंस होगा जिंदगी में, आप लोगों को अभी से रेडी रहना चाहिए, है ना, तभी ना प्रोफेशनल बनने का फायदा। जैसे मानो अब पेटीएम में अगर आप रहते तो क्या करते, जैसे पेटीएम कितना बार अपना मेमोरेंडम ऑल्टर किया है ना। अगर आपको मैं दिखाऊं जो डेटा मेरे पास अभी है, अगर मैं ये डेटा को स्टार्टिंग से देखूं तो आप देखो कितना बार पेटीएम अपना क्लॉज बदल रहा है। देखो ये पहला है, ये देखो ये पहला है, ये देखो फर्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन कंफर्मिंग ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये देखो ये हुआ है, ये डेट देखो इस टाइम पे। अच्छा, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो शायद ये ओरिजिनल ड्राफ्ट नहीं है, बट यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये एक बार हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, ये देखो सेकंड टाइम फिर से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल, ये देखो कौन सा सेक्शन के तहत हो रहा है, सेक्शन 13 है ना, कौन सा सेक्शन के तहत हो रहा है, सेक्शन 13, एकदम रिसेंट डेटा है। मैं आपको सेक्शन 13 में ही बता रहा था मेमोरेंडम क्लॉज, तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना कौन सा सेक्शन के तहत होता है, तो ये सेक्शन आपको यहाँ पर दिखा रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन कंफर्मिंग ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगेन, ठीक है। और उसमें ये फिर से बता रहा है शेयर होल्डर ऑफ मेसर्स 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, शेयर होल्डर्स ऑफ मेसर्स 197 माने पेटीएम हैविंग पास्ड स्पेशल रेजोल्यूशंस, ऐसे ड्राफ्ट लिखते हैं जिनको स्पेशली जो लोग लॉ में आगे जाके काम करोगे, या फिर सीएस को तो बहुत ज्यादा करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए में भी पीछे नहीं रहते हैं सर, सब एकदम लीगल काम में बहुत आगे रहते हैं, तो ऐसे लिखना पड़ता है सर ड्राफ्टिंग करके। हैविंग पास्ट स्पेशल रेजोल्यूशंस इन द एनुअल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कहाँ कर रहा है सर, एनुअल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा था, ये देखो यही तो दिखा रहा था आप लोग। मेरा प्रैक्टिकल ये जो ऑनलाइन में मैं ओपन कर करके आप लोगों को दिखाता हूँ, इसको दिखाने के पीछे मेरा और कोई मकसद नहीं है। किसी किसी को लगता सर इतना डिटेल्स में काहे बोलते हो, अरे भाई देख लो ना, जो प्रैक्टिकली होता है कहाँ होता है क्या होता है देख लो ना, क्या चला जाएगा। किताबी बात रट रट के सबका दिमाग में भूसा भर गया है, जब इंटरव्यू में सवाल करेगा रियल लाइफ एप्लीकेशन तब क्या बोलोगे, ठीक है। तो बस अभी से रेडी रहो, अलग से क्या इंटरव्यू प्रिपरेशन, कोई अलग चीज नहीं है, पढ़ाई ऐसा करो कि प्रैक्टिकल यूज भी जान लो। जैसे ये देखो सर, एजीएम ईजीएम में मैं बार बार क्यों देखो, एजीएम माने एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम माने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ईजीएम नॉर्मली क्यों बुलाया जाता है, जब एजीएम में सब बात पूरा नहीं हो पाता है तब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाया जाता है। एजीएम तो मस्ट है, इसका भी अलग नियम होते हैं, ये पढ़ाया जाएगा सर, इसका अलग चैप्टर, सब चैप्टर एक साथ लेके बैठ जाएंगे ना तो फिर लॉ भी पागल हो जाएगा, आप लोग भी और मैं भी। आगे देखो, तो अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम में मैं वही चीज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ भी है एज पर लॉ लिखा जा रहा है, ठीक है, वही बता रहा है। कब मीटिंग हुआ था, 16/11/2015 में। Altered the provisions of its memorandum of associations with respect to its object and complied with the section 13 subsection 1 of the Companies Act 2013. I hereby certify that the said special resolutions together with the copy of memorandum as altered has this day been registered given under my hand at this 27th of day of November 2015 शत्रुघ्न चौहान रजिस्टर ऑफ कंपनीज। इस तरह से जब जब होगा तब तब करना है कॉपी को, ठीक है, जब जब होगा। ये देखो फिर से हुआ है, इस बार देखो अलग लोग हो गए, इस बार देखो अंजलि पोखरियाल, इस बार आरओसी अलग चेंज हो गया, माने रजिस्टर चेंज हो गया, इस बार भी सेम चीजें, डेट अलग, ठीक है। फिर से देखो और मिलेगा आपको, ये देखो इस बार देखो, इस बार भी अलग है कोई, ये अलग है, फिर और नीचे आ जाओ और मिलेगा आपको। ये देखो इस बार कौन है, आरओसी 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 का चेंज देख के आपको समझ जाए, शोभित श्रीवास्तव चेंज हो गया, फिर से ऑब्जेक्टिव चेंज हो। तो जितना बार होगा उतना बार बताना पड़ेगा और सारा डॉक्यूमेंटेशन में दिखाना पड़ेगा कि कब कब हुआ है, कब कब चेंज हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करके कंपनी का काम करने का परमिशंस, कंपनी क्या कर सकते हैं सर, करोड़ों में डील करते हैं ये लोग। जब किसी से पैसा लेता है ना, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं लेता है। पेटीएम में जब कोई इन्वेस्ट करते हैं, हमारा आपका बात छोड़ो सर, हम आप लोगों का तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसे मैंने शायद 10-20 हजार 50 हजार 1 लाख डाल के रखा है, किसी के पास 10 लाख 20 लाख हो तो वो 20 लाख डाल के रखा है, लेकिन जब बड़े कंपनी पेटीएम में इन्वेस्ट करते हैं तो वो पेटीएम में 100 करोड़ डालते हैं सर, 100 करोड़, ठीक है। ये देखो पेटीएम का अगर आप एफआईआई होल्डिंग देखोगे,
ठीक है, FII माने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न ह्यूज। पेटीएम का मार्केट वैल्यू कितना है जानते हो? जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, अगर दिख जाए तो, नहीं तो बाद में दिखाऊंगा। पेटीएम मार्केट कैपिटल, एक सेकेंड सर, ऑलमोस्ट इतना वैल्यूएशन है, ऑलमोस्ट इतना वैल्यूएशन है। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जस्ट आइडिया के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इतना वैल्यूएशन है, मैंने करीब 5,64,577 करोड़, मतलब करीब 4-5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। तो आप सोचो कि अब इसमें जो लोग इन्वेस्टर्स है उनका कितना वैल्यूएशन होगा। कोई 10-20 हजार का कोई खेल नहीं है, या 10-20 लाख का भी खेल नहीं है, वो है, बट और भी बड़े अमाउंट में खेलते हैं। तो जब कोई पैसा डालेगा आपके बिजनेस पे, आपका ऑथेंटिक अप्रोच देख के डालेगा ना, कि कितना ऑथेंटिक है। जब बाहर के पैसा इंडिया में आएगा तभी ना इंडिया का क्या हो रहा है सर। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हो ना एक चीज, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 के बाद जब मनमोहन सिंह के, तब उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, 1991, ये सब इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ते हो या स्कूल लेवल में भी। तब जब इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया गया तो इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन मनी आने का सोर्स बढ़ गया। लेकिन फॉरेनर भी कोई बुद्धू थोड़ी है, ये जो अमेरिकन वर्ल्ड है, ये जो यूरोपियन वर्ल्ड है, ये लोग बुद्धू थोड़ी है कि कहीं पर भी आके पैसा डालेगा। देश का नियम कानून स्ट्रांग होगा तभी पैसा डालेगा ना। तो अगर देश का नियम में ट्रांसपेरेंसी है, देश के नियम में, बिजनेस का लॉ का बात कर रहा हूँ, अगर नियम में लॉजिक है वो पैसा डालेगा। तो कोई ऐसे पैसा नहीं डाल देता है, तभी जाके इंडिया में पैसा का फ्लो हो रहा है। नॉट जस्ट इन पेटीएम, इंडिया का जितना सारा कंपनी है, सभी कंपनीज में फॉरेन होल्डिंग है। चाहे अदानी देख लो, अंबानी देख लो, हर कंपनी में। तो ये लोग बिना लॉ जान के थोड़ी पैसा डालता है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग माने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसा डालते हैं, कंट्रीज में पैसा डालते हैं, तो उसका देश का नियम जानना जरूरी हो जाता है। इसका 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 इफेक्ट बहुत बड़ा है सर, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अच्छा ठीक है सर, ज्यादा बोल दिया शायद। प्रोसीडियर ऑफ अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम क्या है, एज ए लॉ स्टूडेंट्स जान लो। सेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स द प्रोविजंस दैट डील्स विद द अल्टरेशंस ऑफ मेमोरेंडम। द प्रोविजन सेज दैट अल्टरेशन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशंस करके पास करा दो। स्पेशल रेजोल्यूशंस करने के लिए मेंबर का 2/3 बेसिकली फेवर में होना चाहिए। 75% से ज्यादा लोग अगर फेवरेबल है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा जाता है। एक्चुअली दो तरह का रेजोल्यूशन होते हैं, इसके ऊपर भी एक स्पेशल चैप्टर होता है सर। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी माने जो बेसिकली सिंपल चीजें होती है उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में पास करा जाता है। जो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट वगैरह है तो उसको थोड़ा सा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो उसमें वोट फेवर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, 75% से ज्यादा। नॉर्मल केस में 50% से ज्यादा फेवर में हो तो पास किया जाता है। जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में क्या बता रहा है, कंपनी में ऑल्टर द प्रोविजंस ऑफ इट्स मेमोरेंडम विद द अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, जो बार बार आपने देखा है। नेम चेंज ऑफ द कंपनी, एनी चेंज इन नेम ऑफ ए कंपनी शैल बी इफेक्टेड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट in writing. However, no such approval shall be necessary where the change in the name of the company is only the addition or deletion of the word private on the conversion of any one class companies to another class in accordance with the provisions of this act. इसका भी अलग है। मैंने कहना ये चाहते कि नाम चेंज हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, कि आपका नाम पहले ये था, अभी आपका नाम कुछ और हो गया। एनी चेंज इन द नेम ऑफ ए कंपनी शैल बी इफेक्टेड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग। नाम चेंज करना ऐसा नहीं कि बच्चे का नाम नहीं है, कि मेरा बच्चे का नाम टिन्नू था, अभी मैं इसको सिंटू कर दिया। ठीक है, टिंटू था पिंटू कर दिया, ये बच्चे का नाम थोड़ी है। समझ रहे सर, ये देश का इकोनॉमिक मैटर का विषय है, इसका बहुत जोर का झटका है सर। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि नाम अचानक से आप बदल देंगे बिना कोई किसी को पूछे। यहाँ पर नाम बदलना भी एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो क्या कहते हैं सर, अगर नो सच अप्रूवल शैल बी नेसेसरी, बट ऐसा अप्रूवल का स्पेशल रेजोल्यूशन जरूरत नहीं होता कि अगर कोई अपना नाम के आगे पीछे प्राइवेट और इसको हटाता है। मैंने अगर कोई पहले प्राइवेट था अभी पब्लिक हो रहा है, एडिशन या डिलीशन, ठीक है, एडिशन हो या डिलीशन हो रहा है, ऐसे केसेस में आपको रेजोल्यूशन का जरूरत नहीं है। बट आपको कंपनीज का जो नियम है उसको फॉलो करना है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कन्वर्जन होते हैं, प्राइवेट से पब्लिक में कैसे जाते हैं, पब्लिक से प्राइवेट में कैसे आते हैं, इसका अलग रूल्स है, वो आगे बताता हूँ।
বোঝা যাচ্ছে সবাইকে? হ্যালো? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। अकॉर्डिंग टू कंपनीज रूल 2014। अच्छा, अब आपके मन में चल रहा है सर हम लोग तो पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट, तो रूल कहाँ से आ गया? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सवाल का जवाब बड़ा सिंपल है। जब कोई बात एक्ट जब 2013 में आया था, तो उस टाइम पे सारा बात तो नहीं आया था, जो भी आया था उसको लेके ही चल रहा था। लेकिन बाद में अगर कोई मेजर चेंजेस हुआ है नियम में, तो उसको रूल बनाया गया है। अब जब नंबर ऑफ रूल्स बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तब उसको बाद में एक्ट में बदलने का कोशिश किया जाता है। जैसे 1956 का एक्ट जो चल रहा था उसमें कोई बुराई नहीं था, लेकिन इतना ज्यादा नियम चेंज हो गया, फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना एक न्यू एक्ट लाया जाए बिजनेस को और अच्छी तरीके से मॉडर्न डे के हिसाब से बनाने के लिए। तब सभी ने बोला कि चलो ठीक है, हम लोग 1956 एक्ट का नाम ही बदल देते हैं, 2013 एक्ट कर देते हैं, क्योंकि चेंजेस इतना ज्यादा हो गया। लेकिन अभी तो लॉ रिसेंटली चेंजेस हुआ है। अब अचानक से अगर कोई अमेंडमेंट करना पड़ रहा है और नंबर ऑफ अमेंडमेंट थोड़ा ज्यादा हो गया, तो उसके ऊपर डिपेंड करके एक रूल लाया जाता है। ठीक है, रूल भी वही नियम ही है, बट थोड़ा सा बाद में जो अमेंडमेंट आया। ठीक है, तो इसलिए उसको रूल बोलते हैं। थोड़ा आइडिया दे दे रहा हूँ सर, से इतना गहरा में बोलने की जरूरत होता नहीं है ऑलवेज, बट फिर भी कभी कभी बोल देना चाहिए। द चेंज ऑफ नेम शैल नॉट बी अलाउड टू ए कंपनी विच इज नॉट फाइल्ड एनुअल रिटर्न। अगर आपने एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किए, ये सर इसके ऊपर भी डिटेल्स चैप्टर में आएगा सर, एनुअल रिटर्न फाइलिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपका ड्यू फॉर फाइलिंग, ठीक है, मतलब आपको आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह रजिस्टर के पास फाइलिंग करना पड़ता है ना, वही एनुअल रिटर्न का ही पार्ट है। और विच इज फेल टू पे और रिपे मैच्योर डिपॉजिट्स और डिवेंचर्स ऑफ इंटरेस्ट। माने समझते हो? मानो कि आपने किसी से डिपॉजिट लिया था, इसके ऊपर भी एक चैप्टर भी है, आगे जाके एडवांस में पढ़ेंगे, बेसिकली इंटर एंड फाइनल वाले पढ़ेंगे इसको, कि डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं। जैसे हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना सर, ज्यादा प्रेशर मत लो, सिंपल समझो। ठीक है, कि कंपनी जैसे हम लोग बैंक में एफडी करते हैं, वैसे कंपनी भी हमसे एफडी लेते हैं, इसको बोलते हैं कंपनी डिपॉजिट्स। ठीक है, तो कंपनी डिपॉजिट लेने का नियम होता है सर। सर डिपॉजिट क्यों लेते हैं? कैपिटल जुगाड़ करते हैं भाई, सिंपल बात है। कंपनी का काम क्या है? बिजनेस करने आया है। हाँ, ऐसे दुनिया में आशिक लोगों का क्या है, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, प्यार कर लो। ऐसे कंपनी का क्या गाना है सर, दुनिया में आए हो तो बिजनेस कर लो, प्रॉफिट बना लो, है ना? यही तो कंपनी, तो क्या काम ही है सर, पैसा जुगाड़ करना। पैसा जुगाड़ करने का हजारों तरीका ढूंढते हैं, फिर सरकार के पास वो खबर जाते हैं, सरकार उसके नियम बनाते हैं। जैसे डिपॉजिट मैच्योर हो जाते हैं, तो जैसे मानो आपने कंपनी को डिपॉजिट दिया था, ठीक है, सीडीज भी बोलते हैं इसको, कमर्शियल डिपॉजिट। ठीक है, तो जैसे मानो आपने कंपनी को 10 लाख दिया, कंपनी ने आपको वादा किया था कि आपको 12% रिटर्न जनरेट करेगा। मतलब कॉन्सेप्ट ही है सर, कि आप बैंक को छोड़ के कंपनी में डिपॉजिट क्यों करोगे, है ना? बैंक आपको 5-6% रिटर्न देता है। बैंक कितना देता है आजकल एफडी में? अरे, बैंक आजकल एफडी में कितना दे रहा है? हाँ सर, बताइए जरा। 6 maximum, sir. मैक्सिमम 6, सीनियर सिटीजन हो तो थोड़ा ज्यादा दे सकता है शायद। 7.5, sir. हाँ भाई, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप बैंक जैसे सेफ्टी जगह को छोड़ के किसी प्राइवेट कंपनी को या किसी स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी को डिपॉजिट देने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा ज्यादा रिटर्न के चक्कर में जाओगे, अदरवाइज थोड़ी ना जाओगे। तो ये भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट जो होता है सर, ये सब चीजें पढ़ा जाता है म्यूचुअल फंड्स में, कैपिटल मार्केट में। ठीक है, इसका भी अलग डिस्कशन होता है सर। तो लॉ में इसके ऊपर एक चैप्टर होता है सर, कंपनी डिपॉजिट्स बोल के, डिपॉजिट्स बोल के, ठीक है, उसमें बताया जाता है कि कंपनी का डिपॉजिट लेने का क्या ताकत है, और अगर नहीं देता है तो क्या होगा। तो वही बात यहाँ पर कर रहा है कि अगर कोई कंपनी किसी से डिपॉजिट लिया है तो उसको रिपे करना है ना सर। अगर वो फेल कर लिया तो नाम वगैरह चेंज नहीं करने देगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा ना, नाम बदल बदल के टोपी फेरा जाएगा, है ना? पहले आप एक्स लिमिटेड थे समझो सर बात को, कि नियम टफ क्यों हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के मन में 2 नंबर ही चलता है। अब इंसान के मन में 2 नंबर ही चलेगा तो नियम तो टफ होगा ना, क्योंकि जो जो नियम पालन करने की जगह आप नियम को, उसका लूप हॉल्स ढूंढते हो और प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो। आपने मानो कल लोगों से पैसा लिया, फिर अपना नाम बदल दिया, पहले एक्स लिमिटेड था, आप बता रहे हो एक्स वाई, अब बता रहे हो एक्स वाई लिमिटेड, ठीक है, या फिर ए बी लिमिटेड। फिर कोई आपसे पैसा मांगने गया, बोला कि भाई ये कंपनी तो था ही नहीं, ये कंपनी बोल के कोई है ही नहीं। ठीक है, तो नाम चेंज नहीं करने देगा, तो नाम चेंज कोई मामूली बात नहीं है। डिवेंचर्स और इंटरेस्ट,
डिवेंचर इंटरेस्ट जैसे मानो बैंक में लोन है तो उसका इंटरेस्ट देना है ना, बाकी रह गया तो नाम ऐसे नहीं चेंज कर सकते। डिवेंचर और इंटरेस्ट में क्या फर्क है? डिवेंचर माने इंटरेस्ट माने बेसिकली बैंक लोन इंटरेस्ट को बता रहा है, ठीक है। डिवेंचर माने भी लोन ही होता है, डिवेंचर भी लोन होता है, ये भी अकाउंट्स में इसका कैलकुलेशन सिखाया जाता है। डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन। ये भी पब्लिक क्या करते हैं, कंपनी मार्केट में डिवेंचर इशू करते हैं, ठीक है। कंपनी मार्केट में डिवेंचर इशू करते हैं। जैसे रिसेंटली एक कंपनी का निकला था, मैं सबको दिखाया था क्लास में। क्या नाम है इसका? क्या बुल इंदस नहीं, वो भूल रहा हूँ सर, क्या नाम है, क्या नाम है। एनसीडी न्यूज देखने से अगर मिल जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग कनेक्टेड हो सकते हो कि ये सब चीजें कोई मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड चीजें नहीं है, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पर एक बिजनेस टुडे में एक दिखाई दे रहा है मुझे। कोटक महिंद्रा बैंक टू रेज 7,000 करोड़ थ्रू अनसिक्योर्ड एनसीडी। दिखाई दे रहा है आप लोग? हाँ सर, आज का ही न्यूज बता रहा है। द बैंक प्लान्स टू रेज एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 7,000 करोड़ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 एज स्टेटेड इन रेगुलेटरी फाइलिंग। रेगुलेटरी फाइलिंग माने वही जो आरओसी फाइलिंग का बात कर रहे हैं, या सेबी को फाइल करना है, बस वही चीज यहाँ पर आपको खबर में क्या बता रहा है। देखो, कोटक महिंद्रा बैंक जो प्राइवेट लेंडर बैंक है, आप लोगों को पता है, इनको कैपिटल चाहिए, सिंपल बात है। तो कैपिटल चाहिए तो ये क्या कर रहे हैं सर? कैपिटल चाहिए तो ये क्या कर रहे हैं? जस्ट आप खबर देखो इधर, ये चारों तरफ से ये इतना एडवर्टाइजमेंट काहे दिखाता है पता नहीं। देखो, इसलिए ये लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए ये सब खोल के रखा है, ये भी एक तरीका है गूगल का इनकम करने का। जो भी हो, चलो। कोटक महिंद्रा बैंक द प्राइवेट लेंडर हैज गिवन अप्रूवल फॉर इट्स अनसिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स on a private placement basis. The bank plans to raise an amount not exceeding 7,000 crore during this year. तो बेसिकली ये और कुछ भी नहीं है, कंपनी को चाहिए पैसा, और वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से ये 7,000 करोड़ मार्केट से रेज करेगा। तो बेसिकली लॉट साइज होते हैं कम से कम, एक एक लॉट में डिवेंचर का नॉर्मल प्राइस 100 टका करके हो सकता है, या 1,000 टका करके हो सकता है एक डिवेंचर का। फिर अगर आप 10 के लिए अप्लाई करोगे तो 1,00,000 टका हो जाएगा, है ना, या 10,000 टका हो जाएगा। इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, या फिर वो देखना पड़ेगा कि भाई क्या सोर्स से ये पैसा उठा रहा है, ठीक है। तो ये परचेस किया जा सकता है सर, ठीक है। ये सब मैं आप लोगों को नॉर्मली मैं ये सब म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में बता देता हूँ कहाँ से, बट आपको मैं वही बता रहा हूँ कि ये सब रियल लाइफ सिचुएशन से होता रहता है। तो क्या कह रहे हैं सर, जैसे मानो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक मार्केट से लोन लिया, डिबेंचर रेज कर रहा है 7,000 करोड़, तो जिनको भी ये ऑब्वियसली कोई इंटरेस्ट के बदले करेगा, बिना इंटरेस्ट का थोड़ी है। यहाँ पर इंटरेस्ट का भी खबर होगा, कोई इंटरेस्ट का खबर दिया है रे भाई? अच्छा, अभी तक बताया नहीं कि क्या इंटरेस्ट में देगा, वो भी खबर लग जाएगा सर, आप लोग भी खबर लगा सकते हो, ठीक है। और ये भी बोला कि कन्वर्टेबल नहीं है, नॉन कन्वर्टेबल है, माने इसको इक्विटी में बदलना नहीं जा सकता, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बैंक अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए लगाएगा, और क्या करेगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो। द फाइलिंग फर्दर सेड दैट इन दिस रिगार्ड द शेयर ट्रांसफर एंड अदर मैटर कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब लीगल बात लिखा हुआ है। बैंक हैज बीन ऑथराइज्ड टू फाइनलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इशू इंक्लूडिंग टाइमिंग ऑफ द इशू, टेन्योर, कूपन और इंटरेस्ट रेट, ठीक है, रीपेमेंट, इंटरेस्ट, कूपन रेट, सिक्योरिटी, एनी राइट, इंटरेस्ट, प्रिविलेज अटैच्ड टू द एनसीटी एटसेट्रा, ठीक है। मैंने बेसिकली सब एकदम लीगल बातें के साथ ये खबर मार्केट में है। तो ऐसा खबर आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप बिजनेस न्यूज़पेपर फॉलो करते हो, लाइक क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, ठीक है, बिजनेस हिंदू, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं। अब आप ये सब में देखोगे, मिंट, ठीक है, ये सब खबर आता है। तो जब भी ये सब खबर आए, खबर से कुछ पता करो सर, बिकॉज आपको मैं एक एक लाइन का मतलब बताता रहता हूँ। अब हमेशा तो नहीं कर पाऊंगा, बट अगर आप इनिशियल, अभी मैं बेसिक लेवल में हूँ, तो मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि आप लोग लॉ को अंदर से समझो, ठीक है, ताकि आपको जब भी मार्केट में कोई बिजनेस न्यूज दिखे, उसको देख के 90% लोग नहीं समझ पाता है, लेकिन जो 10% लोग होते हैं ना, जो एडुकेटेड होते हैं और समझदार होते हैं, वो समझ लेते हैं कि भाई क्या करना चाहता है। कोटक महिंद्रा बैंक 7,000 करोड़ का लोन डिबेंचर इशू करेगा, ऑब्वियसली इसके साथ कोटक महिंद्रा बैंक का बिजनेस का कोई कनेक्शन है। जो लोग शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स है, या फिर जिनको लगता है कि भाई मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, वो डिबेंचर में भी पैसा लगा देता है।
ठीक है, वो डिवेंचर भी पैसा, जैसे रिसेंटली मेरा कुछ स्टूडेंट लोग डिवेंचर परचेज किया, मैं मेरे को बहुत दिन से बोल रहा था कि सर कोई डिवेंचर बताओ, मुझे नाम याद आ गया कंपनी का, इंडिया बुल्स। इंडिया बुल्स ये कुछ दिनों से अपना दे रहा था सर, पता नहीं आज दिखाएगा कि नहीं, बट यहाँ पर ये एनसीडी मिला है सर, पब्लिक इशू ऑफ एनसीडी, आई थिंक कंप्लीट हो गया क्या, अलग अलग ट्रांचेस में किया है। 23 Feb 2023 में, ये देखो सर, ये पूरा एकदम डिटेल्स है, पूरा डिटेल्स है, 22-23 से नवंबर से चल रहा था। Know all the details about the public issue of NCD section of India Bull Housing Finance, including the application form, prospectus and document. आप चाहो तो यहाँ पर जाके फाइनेंशियल रिपोर्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, एनुअल रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हो, सब पढ़ सकते हो। शायद आप लोग सोच रहे हो सर इतना प्रैक्टिकली क्यों बताते रहते हो सर, लेकिन आप नहीं जानोगे तो क्या ये डिवेंचर का क्या मतलब रह जाएगा अगर आप नहीं समझ पाओ। ठीक है, तो वही यही बात करना चाहता हूँ सर, कि आप समझो कि यहाँ पर क्या कहना चाहता है। अब मेन पॉइंट पे वापस आ जाते हैं कि पॉइंट ये बताना चाहता है कि डिवेंचर हो या इंटरेस्ट, अगर इस सब चीज में आपका कोई भी फेलियरिटी है कंपनी का, तो आपको नाम चेंज करने नहीं देगा। आप लोग बात समझ रहे हो सर, मेरा इतना गहरा में जाने का मतलब समझ पा रहे हो सर? हेलो, मैं क्यों आपको इतना डेप्थ में लेके चले जाता हूँ और ये हजारों इंफॉर्मेशन के पीछे भगाता हूँ कि भाई ये जानो वो जानो। शायद आप लोग बोर हो जाते होंगे, बट सर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क जो पड़ता है कि आप इसका मतलब जानोगे तो आपको ही अच्छा है, और आप खुद भी पूरा किताब पढ़ के खत्म कर दो कि भाई लॉ में इतना सारा बात लिखा रहता है। ठीक है, द चेंज ऑफ नेम शैल बी अलाउड अपॉन फाइलिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट्स और डिवेंचर और इंटरेस्ट देयरऑन एज द केस में भी। माने अगर किसी का मार्केट में कोई डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट वो पेमेंट नहीं किया है, किसी का डिवेंचर का पैसा बाकी रखा है, किसी का इंटरेस्ट का पेमेंट बाकी रखा है, तब तक आपको नेम चेंज करने नहीं देगा। सिंपल सी बात है। लेकिन ये सिंपल सा बात समझाने के लिए मेरे को दिमाग, माने आपका दिमाग का दही बनाना पड़ा। दिमाग का दही बन गया सर? हाँ, दिमाग का दही बन गया। क्या क्या बात करते हो आप। अच्छा, point number 3, entry in register of companies. Only on any change in name of company, the registrar shall enter the new name in the register of companies in place of the old name and issue a fresh certificate of incorporation with the new name. And the change in name shall be complete and effective only on the issue of such a certificate. जैसे रिसेंटली ऐसा एक नाम चेंज हुआ है, कोई मुझे बता सकता है कौन अपडेटेड बंदा है यहाँ? रिसेंटली एक बड़ा कंपनी का नाम चेंज हुआ, कौन बता सकता है? कोई तो होगा। एक एयरलाइंस कंपनी, चलो मैं आपको हिंट दे दिया, रिसेंटली कंपनी का एक ये फाइल हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, बताओ ना। उसका रिसेंटली इंसॉल्वेंसी फाइल हुआ था, गो एयरलाइंस। गो एयरलाइंस, लेकिन उसका नाम चेंज हो गया, गो एयर, गो एयर, उसका नाम चेंज हो गया, गो फर्स्ट हो गया। पता है आप लोगों को? ये हुआ है सर, गो फर्स्ट हो गया, अभी नाम चेंज हुआ उसका। अब चाहो तो उसके बारे में जान सकते हो। ठीक है, तो ऐसा होता है, बेसिक बात यही है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा मार्केट में देखने को मिलता है। বোঝা যাচ্ছে সবাইকে? हेलो, Yes, sir. हाँ सर। ओके सर, चलो अच्छा ठीक है, और एग्जांपल नहीं देंगे, बहुत दे दिया, पॉइंट खत्म करते हैं। Change in the registered office, the alteration of memorandum relating to the place of the registered office from the state to another shall not have, अगर मानो आप चेंज कर रहे हो, कोलकाता में था मुंबई में लेके जा रहे हो, होता है ना, जैसे पहले आईटीसी का हेडक्वार्टर कोलकाता में होता था, अभी शायद साउथ में हो गया है, ठीक है, चेन्नई में या बैंगलोर में हो गया है। ऐसे होता है सर, बहुत सारे बैंक का हेडक्वार्टर पहले कोलकाता ही होता था, लेकिन अभी बहुत सारा बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई हो गया है। ठीक है, हाँ, कुछ कुछ बैंक का हेडक्वार्टर अभी भी कोलकाता में है, जैसे आई थिंक इलाहाबाद बैंक का हेड ऑफिस कोलकाता है, और भी एक बैंक का हेड ऑफिस है, मे बी पीएनबी नहीं, पीएनबी नहीं, इलाहाबाद बैंक और सेंट्रल बैंक में भी, दो बैंक है नेशनलाइज्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। मैं, इलाहाबाद है इतना याद है मुझे, बट और एक क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको टी बोर्ड बोल के एक एरिया है डलहौजी के आसपास, वहां पर आपको हेडक्वार्टर थे। लेकिन एक समय में जब फाइनेंशियल कैपिटल शिफ्ट हुआ सर, पहले तो ब्रिटिश पीरियड के बाद कोलकाता इंडिया का सबसे
कॉमर्शियली डेवलप सिटी हुआ करता था। जो जगह आज मुंबई के पास है, आज देश में सबसे फाइनेंशियली डेवलप सिटी मुंबई है, नो डाउट, अनडाउटेडली। और सबसे ग्रोइंग है बैंगलोर, ठीक है। दिल्ली भी आते हैं सर, दिल्ली का एक अलग ही बात है, हिस्टोरिकल बहुत। लेकिन कोलकाता ब्रिटिश पीरियड से लेके अप टू 1960 1970 तक कोलकाता इंडिया का बेस्ट सिटी हुआ करता था, ठीक है, मैंने कमर्शियल डेवलपमेंट की तरफ से, हमारा शहर कोलकाता। लेकिन आज कोलकाता मतलब कॉम्पेरेटिवली अगर आप उनके साथ कंपेयर करो, मुंबई बैंगलोर दिल्ली के साथ कंपेरेटिवली, हम लोग थोड़ा सा दौड़ में पीछे चले गए हैं ड्यू टू वेरी वेरी बैड पॉलिटिकल कंडीशंस इन वेस्ट बंगाल। ये पता नहीं कब ठीक होगा। अच्छा, dispose of the applications of change of place of the registered office. The central government shall dispose of the applications of change of place of the registered office within a period of 60 days. Before passing of order, central government may satisfy itself that the alteration has the consent of the creditors, debentures holders, and other persons concerned with the company. The sufficient provisions has been made by the company either for the due discharge of all its debt and obligations. मतलब बार-बार एक ही बात कर रहे हैं, कंपनी का अगर कोई मतलब कोई भी लाइबिलिटी है तो कंपनी नाम चेंज नहीं कर सकता। ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको डिस्पोज कर सकता है, ठीक है। और अगर करेगा तो 60 दिन के अंदर कर देंगे। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, इसके बाद कंपनी को रजिस्टर के साथ फाइलिंग करना है। कंपनी शैल इन रिलेशन टू एनी अल्टरेशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम फाइल विद रजिस्ट्रार मैंने आरओसी के साथ, द स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी, अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सारा चीजें आपको फाइल करना पड़ेगा। भाई आप जो भी कर रहे हो दुनिया को बताओ, सरकार को बताओ, सरकार दुनिया को बता देगा। सरकारी ऑफिस में जाके या सरकारी वेबसाइट में जाके पब्लिक उसको डाउनलोड करके देख लेगा आपके बारे में। बस यही बात है। Filing of the certified copy of the order with the register of the states, issue of fresh certificate of incorporation and change in the object of the company. जो कुछ भी हुआ है सब कुछ आपको अपलोड करना पड़ेगा। यही बात कर रहा है। Register to certify the object, alteration to be registered, only member have right to participate। हाँ, ये बात थोड़ा देख लो सर। Only member have a right to participate in the divisible profit of the company। मैंने जो कंपनी का शेयर होल्डर होंगे वही कंपनी का डिविजिबल प्रॉफिट में हकदार होंगे। Any alteration of the memorandum in case of a company limited by guarantee and not having a share capital, intending to give any person a right to participate in the divisible profit of the company, otherwise then every member shall be void। मैंने मेंबर के बिना जो गारंटीड कंपनी होता है, गारंटीड कंपनी क्या होता है मैंने पहले ही बता चुका आपको। गारंटीड कंपनी में जिसका नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल बट गारंटीड कंपनी, ऐसे सिचुएशंस में जो सिर्फ मेंबर होते हैं वही कंपनी के डिविजिबल प्रॉफिट के हकदार हो सकते हैं, दूसरे कोई भी नहीं हो सकता, नहीं तो वॉइड हो जाएगा। तो ये सब कुछ बातें आपको जानना पड़ेगा जो ऑल्टरेशंस में, या फिर ये जो 12 पॉइंट आपको मैं अभी बताया पूरा, ठीक है। ये पॉइंट एक्चुअली क्या था, ये था इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल सेक्शन 10 कि एमओए एओए का इफेक्ट क्या हो सकता है, बस इसी इफेक्ट के ऊपर मैं बात की, ठीक है। अब जो भी मैंने आपको बोला इसके एक पूरा टेबल में बनाया गया कि भाई नेम क्लॉज, मेंबर रेजोल्यूशंस क्या चाहिए, नेम क्लॉज बदलना हो तो स्पेशल रेजोल्यूशंस करना है। एक्सटर्नल अप्रूवल किससे चाहिए, एक्सटर्नल अप्रूवल किससे चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट टू सेक्शन 16। आउटकम क्या है, न्यू इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय आरओसी, आपको नया नाम दे दिया जाएगा जिसका सर्टिफिकेशन कौन इशू करेगा, आरओसी इशू करेगा। एप्लीकेबिलिटी, नॉट एप्लीकेबल वेयर ओनली वर्ड प्राइवेट इज एडेड और डिलीटेड। अगर कोई प्राइवेट वर्ड, प्राइवेट या ये प्राइवेट नाम ऐड हो रहा है कंपनी के साथ या प्राइवेट नाम डिलीट हो रहा है तो ऐसे केसेस में जरूरत नहीं है। बाकी नाम चेंज हो जाए तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशंस पास कराना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है और आरओसी से सर्टिफिकेशन लेना है। उसी को शॉर्टकट में बोला है डोमिसाइल क्लॉज। डोमिसाइल माने आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का बात कर रहे हैं, इसमें भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशंस पास कराना है, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, रिकॉर्ड ओनली व्हेन रजिस्टर्ड ऑफिस इज चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। आज कोलकाता में है, मैंने वेस्ट बंगाल में है, कल बिहार में कर रहे हो, कल उत्तर प्रदेश में कर रहे हो, जब भी करो प्रोसेस फॉलो करो, ठीक है, जब भी करो प्रोसेस फॉलो करो, बस यही बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज, इसके बारे में भी स्पेशल रेजोल्यूशंस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बदल तो स्पेशल रेजोल्यूशन है, बहुत बार बोला मैं आपको, पेटीएम से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिया। लाइबिलिटी क्लॉज भी चेंज करोगे तब भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशंस पास कराना है, ठीक है। एनी ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम इन केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल purporting to give any person to a right to participate in the divisible profit of the company, otherwise as a member it shall be void। बस यही बात यहाँ पर कहा गया है सर, इट्स अ लायबिलिटी क्लॉज। तो आई होप कि आपको इफेक्ट ऑफ एमओए एओए समझ में आया। काफी डिटेल चर्चा हुआ है, विद एग्जांपल्स हुआ है। कुछ काम तो आप लोगों को भी करना पड़ेगा ना सर, घर में लिख लिख के लॉ को प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ एमओए एओए क्या होता है, क्वेश्चन कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, कि कैसा कैसा सवाल हो सकता है। देखना चाहोगे, चलो दिखा देते हैं इसमें क्या है।
इजी क्वेश्चंस भी कैसे होते हैं, टफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सब दिखा दूंगा। ठीक है, जैसे इजी टफ मिला के क्वेश्चंस हो सकता है, जैसे इजी क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, एमसीक्यू क्या हो सकता है, सब बता दूंगा सर, डोंट वरी। जैसे देखो यहाँ पर देखो एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज मीन बाय ए गारंटी कंपनी, स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन ए गारंटी कंपनी एंड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। आई होप कि आपको इसका जवाब देने के लिए मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आपको पता है, पढ़ाई किया हो, इसका आंसर भी मिल जाएगा आपको। बट इफ यू नो पहले से, अगर आपको पता है तो आप इजीली लिख पाओगे। कैन ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बी रजिस्टर्ड एज ए कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? इफ सो व्हाट प्रोसीड्यूर डज इट हैव टू अडॉप्ट? Briefly explain the doctrine of ultra-virus under the Companies Act. What are the consequences of ultra-virus? Explain clearly the doctrine of indoor management. ये सब मैंने डिटेल्स एकदम, ये सब में डायरेक्ट क्वेश्चंस है। अगर थोड़ा सा और आपको घुमा हुआ क्वेश्चन चाहिए उसका भी आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा और एडवांस लेवल क्वेश्चंस हो सकता है। मैंने क्वेश्चंस का क्या क्या तरीका हो सकता है, केस स्टडीज क्वेश्चंस कैसे हो सकता है। चलो मैं आपको क्वेश्चन अभी रटा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको पता लगे भाई क्वेश्चन कैसा हो सकता है, जैसे केस स्टडीज क्वेश्चंस भी पूछता है, इवन सीए फाउंडेशन लेवल में भी केस स्टडीज पूछते हैं, तो आप सोच लो मतलब इंटरमीडिएट लेवल में, मैंने सीए इंटर हो या सीए एग्जीक्यूटिव हो या सीए में इंटरमीडिएट या फाइनल हो, कैसा लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। तो जस्ट इमेजिन सर, लेवल अपना जितना डेवलप करोगे उतना अच्छा। मेरा इतना डिटेल्स में बोलने के पीछे और कोई रीजन नहीं है, मैं आप बस आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपना लेवल ऑब्वियसली ऑलवेज अपग्रेड करते रहो। XY Limited has its registered office at Mumbai in the state of Maharashtra. For better administrative convenience, the company wants to shift its registered office from Mumbai to Pune. Okay. Now, अच्छा आप लोग एक चीज बताओगे, मुंबई से पुणे स्टेट चेंज हो रहा है क्या? अब इसमें हल्का सा जियोग्राफी का नॉलेज भी चाहिए। मुंबई टू पुणे क्या स्टेट चेंज हो रहा है? हेलो? नहीं सर। नो सर, दोनों महाराष्ट्र में आता है। हेलो? दोनों महाराष्ट्र में आता है ना, पुणे भी महाराष्ट्र, मुंबई भी महाराष्ट्र। यस सर। यस सर, थैंक यू। मुंबई तो बाद में ब्रिटिश ने बनाया, पुणे ही एक्चुअली महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, शिवाजी महाराज का कैपिटल भी था सर। ठीक है, जय शिवाजी, है ना? तो ग्रेट मराठा और ग्रेट क्या बोले सर, पैट्रियट ऑफ इंडिया, क्या नहीं कर सकते थे वो देश के लिए, जो भी हो। तो पुणे एक्चुअली बहुत हिस्टोरिकल है, कभी महाराष्ट्र घूमना है मुंबई मत जाओ सर, बाद में मुंबई चले जाना, पुणे जरूर जाना। पुणे देखोगे तो पता लगेगा कि मराठा क्या होता है, जो भी हो। कोई गया है पुणे घूमने आज तक? घूमने के लिए सर, पढ़ाई के लिए तो बहुत लोग जाते हैं पुणे, एजुकेशनल सिटी भी, कैपिटल भी है इंडिया का आजकल। घूमने गए कभी पुणे? नहीं गए तो जरूर अपने ट्रैवल बुक में लिख के रखना कि सर ने बोला है पुणे जाने के लिए। मैंने अभी तक पुणे नहीं गया सर घूमने के लिए, जाना है, घूमने जाना है, काम पे क्या ना जाना अलग चीज होते हैं, लेकिन घूमने जाना है, देखना है, हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखना है, जो भी हो। इच्छा तो है, मौका कभी मिलेगा तो जरूर जाऊंगा सर। अच्छा, तो मुंबई टू पुणे ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो आप विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बट फ्रॉम मुंबई आरओसी टू पुणे आरओसी, आरओसी चेंज हो गया। What formalities the company has to comply with under the provisions of the Companies Act 2013 for shifting its registered office as stated above? Explain बस। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने का क्या प्रोविजन है। अब उसी तरह से लिखना पड़ेगा आपको। द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 13 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी, सिंस द लोकेशंस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इन द मेमोरेंडम ओनली नेम्स द स्टेट इन व्हिच इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। A change in address from Mumbai to Pune does not result in alteration of memorandum, hence the provision of section 13 do not apply in this case. However, under section 12 subsection 5 of the Act, which deals with the registered office of company, the change in registered office from one town or city to another in the same state must be approved by special resolutions of the company. Further, registered office is shifted from one ROC to another, therefore company will have a seek approval of regional director. That's it. इतनी सी बात है। सो अगर आपको नॉलेज है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अरे एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। किसी भी चीज का उपाय क्या है, नियम जानने से उपाय मिलता है, नियम ना जानने से उपाय का सलूशन नहीं मिलता। बुझा যাচ্ছে? नवनील, रौनक, नील, इनकी सभी को पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना?
Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. तो ऐसे लॉ को पढ़ना है ना, लॉ को पढ़ना ऐसा है कि आप पढ़ोगे तो आपको पता लगे भाई कैसे करना है, मतलब ये तो मेरे से भी ज्यादा आप कर सकते हो। मैं आपको लॉ पढ़ने का तौर तरीका सब बताऊंगा, बट एक्चुअल काम आपको भी करना पड़ेगा सर। बार बार बोल रहा हूँ सर, लॉ वास्ट होता है, लॉ से क्वेश्चंस घुमा हुआ मिल सकता है, और लॉ ट्रिकी भी होता है, ट्रिकी भी होता है। लोग अकाउंट्स में फोकस करते हैं, ऑब्वियसली करना चाहिए। लोग टैक्स में फोकस करते हैं, करना चाहिए। पर सर लॉ में लोगों को थोड़ा सा चिंता पड़ जाता है। मैं चिंता नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको चिंता नहीं करना चाहिए, आप तरीका समझो। लॉ को प्यार कैसे करना है, मोहब्बत करो सर, मोहब्बत जरूरी है। अच्छा और क्या क्वेश्चन हो सकता है? द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नॉट बीइंग मेंबर, शेयर होल्डर नहीं है, आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट। मैंने बेसिकली आपको क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन आल्सो एक्सप्लेन व्हेन डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस विल अप्लाई। मैंने आपको दोनों चीज पूछ लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट भी पूछ लिया और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी पूछ लिया, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। ये सर नो, अब मैं इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये पूरा डिटेल्स में बता चुका हूँ। एक बार आप लोग क्वेश्चन आंसर रीड करके घर में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों समझा के रखा सर, और कहाँ कहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होते उसका भी बता के रखा। जैसे केस स्टडीज क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, Alpha School started imparting education on 1st April 2010 with the sole objective of providing education to children of weaker society. Weaker society को पढ़ाना है with the sole objective of providing education to children of weaker society, either free of cost or at a very nominal fee, depending upon the financial conditions of their parents. However, on 30th March 2020, it came to the knowledge of the central government that the said school was operating by violating the object of its objective clause, due to which it was granted the status of a Section 8 company under the Companies Act 2013. Describe what powers can be exercised by the central government against the Alpha School in such a case. Alpha School 2010 में जब इनको परमिशन मिला था तो इनको सेक्शन 8 कंपनी का दर्जा दिया गया था, क्योंकि ये एक चैरिटेबल नेक काम करने का ऑब्जेक्टिव से आया था। इनका ऑब्जेक्टिव था हमारे देश में जो सोसाइटी में वीकर लोग हैं, मैंने जिनका फाइनेंशियल कंडीशंस वीक है, ऐसे लोगों के बच्चे के लिए पढ़ाई करने के लिए मिनिमम फीस में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन देंगे। बट बाद में पता चला सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई यहाँ पर तो फीस ज्यादा लिया जा रहा है, वो भी गरीब बच्चों से, और बड़े लोगों के बच्चे लोगों को भी इसमें एडमिशन दिया जा रहा है जो इसके ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट में है। तो ऐसे सिचुएशंस में कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 कंपनीज के केस में आपको क्या पावर देता है? ये चीज भी आप लोगों को मैंने सेक्शन 8 पढ़ाने के टाइम पे बोला था, आई थिंक सेकंड लेक्चर्स या थर्ड लेक्चर्स में, याद होगा। जो लोग रेगुलर क्लास करते हो या अगर बैकअप से भी कर रहे हो उनको जरूर पता होगा, मैं हर चीज बोलता हूँ। कोई सोचता होगा कि सर एकदम डिटेल्स में पढ़ने का फायदा क्या है? फायदा यही है कि आप सब चीज पढ़ लेते हो। किसी को लगता है सर सारा चीज पढ़ा रहे हो, अरे भाई सारा चीज पढ़ा देंगे तो क्वेश्चन आंसर इजी लगेगा ना। तो आंसर क्या है इसका? सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द फॉर्मेशंस ऑफ कंपनीज व्हिच आर फॉर्म टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, है ना। सेक्शन 8 कंपनीज को इसीलिए बनाया जाता है जो कि चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए ही आते हैं सर। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट किस काम का? जैसे मानो किसी को कॉमर्स को प्रमोट करना है, किसी को आर्ट को प्रमोट करना है, मैंने कॉमर्स मैंने बिजनेस, कॉमर्स एजुकेशन ही सिर्फ नहीं, ठीक है, कॉमर्स मैंने बिजनेस प्रमोट करने का भी चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव होते हैं। हमारे देश में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है। फिर आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ या एनपीओ टाइप में काम करते हैं। आर्ट को प्रमोट करने का, साइंस को प्रमोट करने का, एजुकेशन को प्रमोट करने का, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का। सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इन ऑब्जेक्ट, ये अपना ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करेगा। इवन रिलीजियन को भी, रिलीजियन का जो काम है सर, ये रिलीजियन का जो हम लोग देखते हैं, कट्टरता नहीं रे बाबा, रिलीजियन तो शांति फैलाता है। रिलीजियन कट्टरता फैलाता है क्या? जो भी रिलीजियन हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, बुद्धिज्म हो, जो भी हो, शांति का बात करो ना भाई, कट्टरता का फैलाते हो। हाँ,
इसको मारना, उसको मारना, देश को तोड़ना, कट्टरता का सर। मतलब रिलीजियस ऑब्जेक्टिव का कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है सर, हम लोग रिलीजियस को प्रमोट कर सकते हैं, हर किसी के पास राइट है, अपना अपना रिलीजियन को बेस्ट प्रूव करो, प्रमोट करो, लेकिन गंदे मतलब से नहीं, ठीक है, देश को अलग करने के मानसिकता से नहीं, जैसे कश्मीर में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, जो आज का पाकिस्तान बना है, ऐसा कॉन्सेप्ट में नहीं। कॉन्सेप्ट गलत होने से मुश्किल है, मतलब इरादा नेक होना चाहिए, क्योंकि शांति फैलाना है, सब खुशहाल रहेगा, धर्म नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर कट होना जरूरी है, जिस ऑब्जेक्टिव में आप बने। इवन ये चीज मैं आपको लॉ में भी पढ़ाया, यहाँ पर रिलीजियस बोला नहीं, बट रिलीजियस एक्टिविटी भी सेक्शन 8 का पार्ट है, एकदम बिल्कुल सेक्शन 8 का पार्ट है। ये जो हमारा यहाँ पर जो बेलूर मठ होते हैं, है ना, जो रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट है, ये लोग बहुत है, मुझे इनके बारे में जरूर बोलना चाहिए। रामकृष्ण मिशन का एक चीज है कि ये लोग काम करते हैं, लेकिन आप देखना इनके ज्यादा प्रमोशन नहीं करते, है ना, ये एकदम क्लियर कट है, इनको बहुत फंड मिलता है फॉरेन से भी, देश से भी, कंट्री से भी, लेकिन ये लोग ना चुपचाप काम करते हैं। और ज्यादातर इनका मेन जो फोकस एरिया है रामकृष्ण मिशन का, दैट इज एजुकेशन एंड हॉस्पिटल, मैंने बेसिकली मेडिकल फैक्टर, मैंने जो क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, ये चुपचाप काम करते हैं, वो बात में चिल्लाते नहीं। और यही होता है एक्चुअली, जो नेक एक्टिविटी होता है ना सर, जो चैरिटेबल एक्टिविटी हो, तो चुपचाप ही होना चाहिए, उसमें ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब ज्यादा आवाज नहीं होता है उसका, जो ज्यादा आवाज करता है ना, वो अंदर से खोखला होता है, जो भी हो, जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए था। तो आई होप सच कंपनी इंडस्ट्री अप्लाई, तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या है, वो अपना प्रॉफिट को अपने ऑब्जेक्टिव में यूज करेगा, ना कि मर्सिडीज और बड़े बड़े कार और लग्जरी लाइफ के लिए नहीं। प्रॉब्लम तो यही है ना, हम लोग आजकल तो सर सेक्शन 8 कंपनी ब्लैक मनी व्हाइट मनी करने का एरिया बन गया है ना, मतलब ये जो गंदगी फैलते हैं ना, करप्शन जो होते हैं हमारे देश में, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, अपना 2 नंबरी इनकम करते हैं। मैं आपको जेन्युइन चीज बता रहा हूँ, लोग 2 नंबरी इनकम करते हैं। अब 2 नंबरी इनकम को 1 नंबरी कैसे बनाए, एक स्कूल बना दिया, लोगों के सामने हीरो बन गया। बट आपको एक चीज बताऊं, जो पैसा गलत तरीके से रोजगार किया गया है, उस पैसे से आपको लगता है किसी का अच्छा होगा? अगर गलत पैसा, अगर पैसा का सोर्स गलत है, उससे आप तुम मंदिर बना दो या स्कूल बना दो, उसमें वो बात कभी नहीं बन पाएगा। ये जेन्युइन फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जहां जिसका सोर्स गलत है ना, उसका आगे का ऑब्जेक्टिव भी गलत ही हो जाएगा, जो भी हो। बट लोग इसको इस तरह से करते हैं, एक तरफ से डुप्लीकेसी कमाते हैं, फिर उसको चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में ऐसे दिखाते हैं जैसे कितना साधु संत का काम कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज में आपको, ब्लैक मनी व्हाइट मनी का जो कॉन्सेप्ट है, मैं निरपेक्ष हालत में बात करता हूँ सर, ठीक है, किसी को किसी भी तरह का ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बात कर रहा, लेकिन क्यों सरकार ये सब बात कर रहा है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही नहीं हो रहा है, तो आपको फिर गवर्नमेंट आके क्या बोलेगा कि भाई आप अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करो, आपके लाइसेंस छीना जाएगा। सेक्शन 8 companies are registered with the register only when a license is issued by the central government to them. Since Alpha School was the section 8 company and it had started violating the object of its objective clause, hence in such a situation the following powers can be exercised by the central government. क्या कर सकते हैं? The central government may by order revoke the license of the company where the company contravenes any of the requirement of the conditions of this section subject to which a license is issued, or where the affairs of the company are conducted fraudulently or violating the object of the company or prejudicial or public interest, and or on revocation, जब छीन लिया जाएगा, the register shall put limited or private limited against the company's name, नाम के साथ जोड़ देगा, नाम के साथ जोड़ देगा, limited private limited in the register, but before such revocation the central government must give it a written notice। हाँ, एक बात याद रखें सर, ऐसे नहीं कि कई बार गवर्नमेंट भी गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमारे देश का नियम में ना एक चीज अच्छा है कि हर किसी को ना मौका दिया जाता है, ठीक है। हर देश में ऐसा सिस्टम नहीं है सर। मैं क्यों हमारे देश को इतना महान मानता हूँ, भारत सच में महान है सर, ये देखने में समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आप अंदर से सोचोगे तो समझ में आएगा, देश का नियम को जानोगे, देश का कल्चर को समझोगे। यहाँ पर ना सबको मौका मिलता है। जो टेररिस्ट मुंबई स्टेशन में आके चार्ज गेट में और ताज होटल में सबको मारा था, उनको भी मौका दिया गया था, आपको पता है, ठीक है। तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि यहाँ पर हर किसी को मौका दिया जाएगा,
ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मस्ट गिव रिटन नोटिस ऑफ एनीथिंग टू रिवोक द लाइसेंस एंड अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड इन द मैटर। उनको भी सुन मतलब बोलने का मौका दिया जाएगा कि भाई आप आओ, आपको हियरिंग है, आप भी बोलो कि आपने ऐसा क्यों किया, अगर आप गलत नहीं हो तो प्रूव करके दिखाओ। समझ रहे हैं सर, ये पेश का एक अच्छा चीज है कि गलत करने से भी, और इसमें क्या है ना, एक इक्वलिटी मिल जाता है कि हाँ भाई मौका तो मिल रहा है ना, कि आपने अचानक से ऐसा क्यों किया, आपका गलती सच में है, जानबूझ के है कि आपने प्रॉब्लम में आके किया, क्या कारण है, आपका ऑब्जेक्टिव आप अचानक से क्यों बदल दिया। So where a license is revoked, the central government may, by order, if it is satisfied that it is essential in the public interest, direct that the company be wound up under this act. कंपनी को बंद करने के लिए बोलेगा, और amalgamated with another company, या फिर सिमिलर काम करने वाला कोई प्रॉफिटेबल कंपनी के साथ उसको बोलेगा कि भाई आप amalgamate हो जाओ। amalgamate होना माने जोड़ लो, ठीक है, मार्च कर लो। एमलगमेशन के ऊपर अकाउंटिंग भी ट्रीटमेंट होता है, वो अलग चीज बताऊंगा कभी, मैम कराएंगे आप लोगों को। लेकिन एमलगमेटेड माने कंपनी जोड़ जाते हैं, माने कोई ऐसे सिमिलर काम करने वाले कंपनी के साथ उसको बोलेंगे भी आप उनको कनेक्ट करो, जोड़ो। However, no such other shall be made unless the company is given reasonable opportunity of being heard. बट ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जब तक कंपनी माने जो एनपीओ है उनको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, भाई उनका सारा बात सुना जाएगा। Third point, where a license is revoked and where the central government is satisfied that it is essential in the public interest that the company registered under this section should be amalgamated with another company registered under this section and having similar object, then notwithstanding anything to this contrary content in this act, the central government may, by order, provide for such amalgamations to form a single company with such constitutions, properties, powers, right, interest. वही बात कि आप सिमिलर काम के लिए कर सकते हैं। बेसिकली आपको सेक्शन 8 का जो आपका जो लाइसेंस है वो छीन लिया जाएगा अगर प्रूफ हो जाता है तो। सिंपल बात है, या तो आपको प्रॉफिटेबल बना दिया जाएगा या फिर आपको कंप्लीटली बंद करवा दिया जाएगा। देखा जाएगा कि आपका गलती का, आप किस तरह का गलती कर रहे हो, यानी आप अपना ऑब्जेक्टिव से कितना बाहर चले गए हैं, उसका सोसाइटी में कितना इम्पैक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर ये लॉयर डिसाइड करते हैं सर, जज डिसाइड करते हैं। समझ में आया सर? लॉ को जानना माने समाज को जानना, देश को जानना, बिजनेस को समझना, तब जाके लॉ समझ में आता है। सिर्फ ये रट्टू तोता वाला काम है नहीं सर, ये आप रट रट के क्या करोगे, जरूरी थोड़ी है क्वेश्चन एकदम सिमिलर थोड़ी आता है, सिमिलर काइंड ऑफ पूछेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 8 के लिए ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब अगर आप ये पढ़ोगे तो पूरा सेक्शन 8 का ही याद आ जाएगा। समझ में आ रहा है सर? जैसे यहाँ पर एक और एक क्वेश्चन है, कनेक्टेड है सब आप लोग, বোঝা যাচ্ছে? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन 4 यहाँ पे देखो, द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ विवेक इंडस्ट्रीज, ये सब केस स्टडीज क्वेश्चंस है। द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ विवेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड एम्पावर्स इट टू कैरी ऑन रियल एस्टेट बिजनेस। रियल एस्टेट समझते हो ना, अरे वो बिल्डिंग वगैरह बनाते रहे बुआ, हाँ प्रोमोटर बोलते हैं हम लोग, एंड एनी अदर बिजनेस दैट इज अलाइड टू इट, मतलब रियल एस्टेट के साथ जुड़ा हुआ। ड्यू टू अ डाउनवर्ड ट्रेंड इन रियल एस्टेट बिजनेस, क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस में थोड़ा सा मंदी चल रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड माने थोड़ा मंदी चल रहा है, ठीक है। The management of the company has decided to take up a business of food processing activity. ठीक है, the company wants to alter its memorandum so as to include the food processing business in its object clause. Examine whether the company can make such change as per the provision of Company Act 2013. बताओ, अब as per law इसको लिखो, कंपनी को सजेस्ट करो कि भाई क्या नियम फॉलो करना है, हम पहले रियल एस्टेट में थे, अभी हम खाना बनाएंगे, चिप्स बनाएंगे, फूड प्रोसेसिंग, बिस्किट्स बनाएंगे, ठीक है, पैकेज फूड्स बनाएंगे, समथिंग लाइक दैट। तो क्या रूल है, आपको सजेस्ट करना है बोर्ड में, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप कंपनी सेक्रेटरी हो, सजेस्ट योर कंपनी, सजेस्ट योर बोर्ड हाउ टू डू दैट। अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज और मेमोरेंडम, पूरा रूल के हिसाब से काम करना है, तो आपको अभी जवाब देना है एग्जाम में। द कंपनीज एक्ट 2013 हैज मेड अल्टरेशंस ऑफ द मेमोरेंडम सिंपलर एंड मोर फ्लेक्सिबल अंडर सेक्शन 13, जैसे कि आपको पेटीएम में दिखाया 13 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, कंपनी में बाय ए स्पेशल रेजोल्यूशंस आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन अल्टर द प्रोविजंस ऑफ द मेमोरेंडम। इन द केस ऑफ अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 रिक्वायर्स द फाइलिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशंस by the company with the registrar. Section 13 subsection 9 states that the registrar shall register any alteration to the memorandum with respect to the object of the company and certify the registration within a period of 30 days. याद रखें डेट को, from the date of filing of the special resolutions by the company. ठीक है,
30 दिन के अंदर रजिस्टर कर देगा। फर्दर स्टिपुलेट दैट, साथ में ये भी रूल बोलता है दैट नो अल्टरेशन इन मेमोरेंडम शैल टेक इफेक्ट अनलेस इट हैज बीन रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर एज अ, अगर ये रजिस्टर के साथ रजिस्टर नहीं होगा तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो नल माना जाएगा। हेंस द कंपनीज एक्ट 2013 परमिट्स एनी अल्टरेशन टू द ऑब्जेक्ट क्लॉज इट इज विवेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड कैन मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ इट्स मेमोरेंडम, बिल्कुल कर सकता है। टाटा होटल भी बनाता है, टाटा नमक भी बेचता है, अरे टाटा होटल भी चलाता है, टाटा गाड़ी भी बनाता है, टाटा नमक भी बेचता है, टाटा शॉपिंग मॉल भी चलाता है वेस्ट साइड के नाम से, टाटा क्या नहीं करता। टाटा के पास अलग अलग 100 टाइप्स ऑफ बिजनेस है, रिलायंस के पास भी कम से कम 10-15 टाइप्स ऑफ बिजनेस, 20 टाइप्स ऑफ बिजनेस है, बिरला के पास भी करीब 50-60 टाइप्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है, अदानी के पास भी कम से कम 10-15 टाइप का बिजनेस है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। पेटीएम भी आजकल कितना सारा ऑब्जेक्टिव के बाद काम कर रहा है। अब पेमेंट ऐप भी है, टिकट बुकिंग भी करते हैं, फ्लाइट बुकिंग भी करते हैं, है ना। क्या बताया आपको, पेटीएम ऐप से ही आपको पता चल जाता है कि पेटीएम का कितना अलग अलग ऑब्जेक्टिव का काम। ऐसे पढ़ना है सर लॉ को, अगर पढ़ोगे तो ही ऐसे रियल लाइफ क्वेश्चंस का जवाब दे पाओगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 5 भी पढ़ लो सर मेरे साथ थोड़ा। एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच अ सब्सिडियरी कंपनी कैन बिकम अ मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। एक सब्सिडरी कंपनी किस तरह से एक होल्डिंग कंपनी का मेंबर बन सकता है। सबसे पहले तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि सर होल्डिंग और सब्सिडरी होता क्या है। जैसे कि आपको पता है हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि बाप कंपनी और बेटा कंपनी, है ना। होल्डिंग माने बाप और सब्सिडरी माने बेटा। अगर किसी बड़े कंपनी का किसी छोटे कंपनी में, ठीक है, 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग हो जाता है तो वो बड़ा कंपनी बाप कंपनी कहलाता है, माने होल्डिंग कंपनी कहलाता है, और जो छोटा कंपनी है वो सब्सिडरी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जवाब देना है एज पर कंपनीज एक्ट। कैसे जवाब दोगे, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 a subsidiary company cannot either by itself or through its nominees hold any shares in its holding company, and no holding company shall allow to transfer its share to any subsidiary company. Any such allotment or transfer of shares in a company to its subsidiary is void. यानी कोई होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी को नाम पे कोई शेयर इशू नहीं कर सकता, वो एक ही है। अगर एक बड़ा कंपनी छोटा कंपनी को ले लिया मतलब यही माना जाएगा कि वो एक ही हो गया, वो अलग से शेयर होल्डर नहीं बनेगा। बट हाँ, there are some concept the section however does not apply where subsidiary company holds shares in its holding company as the legal representative of a deceased member of the holding company. The subsidiary company holds such shares as a trustee or the subsidiary company was a shareholder in the holding company even before it becomes its subsidiary, मतलब पहले से था। अगर ऐसा कुछ बात है तो शायद अलाउ करेगा, बट नॉर्मली सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी को शेयर होल्डिंग नहीं दे सकता, बिकॉज वो एक ही तो है। जब कोई बड़ा कंपनी छोटा कंपनी को होल्ड कर लेता है, उसको सब्सिडियरी बना लेते हैं, तो एक ही तो हो गया, तो फिर कैसे करेगा, ठीक है। तो उसी को एज पर लॉ आपको लिखना पड़ेगा। तो आप पूरा लॉ को अच्छे से पढ़ो सर, लॉ को पढ़ोगे ना आपको केस स्टडीज क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन सब समझ में आए। कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी पढ़ाया नहीं, जैसे और भी 5 क्वेश्चंस मैं आपको अभी पढ़ाया, ठीक है। यहाँ पर कम से कम 13-14 क्वेश्चंस है, ठीक है। फाउंडेशन मैथ में भी आपको कम से कम, यहाँ पर ये वाला मैथ में भी कम से कम आपको 4-5 बड़ा क्वेश्चंस मिलेगा, 6 को बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप हर जगह से जहां से आपको क्वेश्चंस मिल रहा है आप क्वेश्चंस करते रहो। क्वेश्चंस करोगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। और बेसिक्स और इंट्रोडक्शंस में अगर आपको पूरा रीड करो एक बार, ठीक है। मैं आपको पढ़ने का तरीका बताया, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब बताया, बट आपको थोड़ा मेहनत करना है सर, ठीक है। जो भी पढ़ोगे लिख लिख के पढ़ो, ठीक है। कंपनी लॉ में अपने आप को बेस्ट बनाओ, ठीक है। मतलब नॉट जस्ट इन कंपनी लॉ, लॉ में ही अपने आप को बेस्ट बनाओ। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को समझ में आया सर। आयन, क्रिश, नवनील, नील, रौनक, यस सर, साहिल, यस शालिनी, सोमनाथ, तुषार, sir. सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है वो नोट्स कलेक्ट कर लो और प्लीज अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके सर, आज इतना ही है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Good night, sir. थैंक আপনার यू। শরীর Thank you, ঠিক sir. আছে স্যার? হ্যাঁ নবনীল, এখন অনেকটা ভালো আছে, আচ্ছা অনেকটা উইকনেস কেটে গেছে, এখন অনেকটা বেটার আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে। কালকে ইনকাম ট্যাক্সের ক্লাস আছে তো? হ্যাঁ কালকে ইনকাম ট্যাক্সের ক্লাস হবে। ওকে ওকে ঠিক আছে। ওকে 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 রাখলাম স্যার, গুড নাইট। ওকে, গুড নাইট, গুড নাইট।
थैंक यू गुड नाइट सर। Okay, sir. Good night. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.